यस, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू बाइजूस एग्जाम फेयर। वेलकम टू आवर 5 पीएम सेशन। सो आज हम विजयनगर का ही आगे का पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें प्रशासन बताएंगे आपको इकोनॉमी सोसाइटी किस तरह की हुआ करती थी, फिर आर्किटेक्चर लिटरेचर में वन करेंगे, तो आज आपका विजयनगर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन। सुचारिता, रीता, संतोष, जूही, बाजीगर, अर्श, सुरभि, शुभी, शाना, संतोष, श्वेता, अमीन, कीर्ति, प्रियंका, शिवानी, विभा, मित्रानी, मिनिकेतन, चुबी, शिवी, शिवानी, वानी, भवना, भावना, अंकिता, साहिन, रोसेना, अंजला, राकेश, स्नेहा, शबनम, राकेश, गुड इवनिंग। चलो आज जल्दी जल्दी क्लास के अंदर फिर हम शुरुआत करते हैं। सरिता, अंकिता, प्रियंका, गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी है, तो सोचो समझो और इसको आंसर करो। यस, शिखा, पासी, मंतांगी, गुड इवनिंग। यस, हाँ जी, पुष्पा, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी देखो क्वेश्चन को और आंसर करने की कोशिश करो। क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्या चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, किस बारे में दिए हुए हैं, उसको आपको आंसर करना है। चलो प्लीज आंसर। 44% लोगों ने सही दिया है, बी इज राइट आंसर। सो क्या हुआ यहाँ पे भाई, इतने सारे लोगों ने सी भी दिया है। सी में क्या दिया हुआ है? अच्छा, वन थर्ड, वन थर्ड तो बिल्कुल सही है। वन थर्ड में क्या दिक्कत है? वन थर्ड ठीक है। इल्तुतमिश के टॉम के अंदर हिंदू मुस्लिम टीचर्स दोनों आपको देखने को मिलते हैं। देन जो गलत है वो पूछा हुआ है ना, क्या गलत है? तो ट्रू आर्च आपको पता है सबसे पहला कौन सा देखने को मिला था जो अभी भी सर्वाइव करता है, वो है लाइक दरवाजा अलाउद्दीन का। वहां पे आपको ट्रू आर्च, ट्रू डोम देखने को मिलते हैं। लेकिन जो अभी भी सर्वाइव नहीं कर रहा वो है बलबन का। ठीक है, जो बलबन का बिल्कुल अभी खत्म हो चुका है, तो इस वजह से ये हो गया गलत। एंड आपका चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो आर्किटेक्चरल डिवाइस है डबल डोम, वो सल्तनत पीरियड में यूज नहीं किया गया था, जबकि सल्तनत पीरियड में यूज किया गया था। आपका डबल डोम यूज किया गया था, याद है? ताज खान सरंगानी का टॉम हो गया, उसमें डबल डोम यूज किया गया था। तो ये हो गया, ये हो जाते हैं गलत, ये हो जाते हैं गलत। ये दो और चार गलत है, पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही नहीं है? ध्यान से देख लो कौन सा सही नहीं है। पहले क्वेश्चन में मैंने हाईलाइट कर दिया था कौन सा सही नहीं है, ये आपको देखना था। डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो जो आखिरी वाला स्टेटमेंट है जिसमें बोला गया है कि जो इमिग्रेंट्स थे, मुस्लिम मुस्लिम नेशंस बाहर से आते थे, ये बोला गया है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जब आर्किटेक्चर क्लास कर रहे थे उससे पहले बताया हुआ था कि सारे जो लोग थे, मेसन्स थे, जो भवन निर्माता थे, वो यहीं के होते थे, बाहर से नहीं आते थे। आर्किटेक्ट जो थे वो बाहर से आते थे। तो इस वजह से गलत हो गया। बस शुरू में 3 बिल्कुल ठीक है। स्लेव्स यूज किए जा रहे थे, बिल्कुल फिरोज ने बहुत बड़े पैमाने पे यूज किए। 12,000 आर्टिजन्स को उन्होंने पढ़ाया लिखाया था, तो उनके स्लेव्स काफी पॉपुलर थे, आर्टिजन्स थे उनके स्लेव्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। थर्ड, तो कौन सी क्रॉप कल्टीवेटेड नहीं है? कौन सी क्रॉप, कौन सी फसल की खेती नहीं की जाती है? आलू, जौ, तिल, मक्का, सल्तनत के अंदर। सी द करेक्ट आंसर। क्यों सी है? फर्स्ट एंड फोर, पोटैटो और मेज, यानी कि आलू और मक्का कौन लेके आया था? पोर्तुगीज लेके आए थे बाहर से, तो सल्तनत के अंदर ये नहीं उगाई जाती थी। तो फर्स्ट एंड फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको सल्तनत के रूलर्स दिख रहे हैं एंड उसके साथ आपको इवेंट दिख रहा है कि उनके टाइम पे कौन सा इवेंट हुआ था। तो बंगाल की विजय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, सिद्धि मौलक अवध हुआ था, या मालवा एवं गुजरात की विजय। तो ये आपको बताना है इवेंट एंड किसके कौन से रूलर से जुड़ा हुआ है। डी करेक्ट आंसर। सो बड़े-बड़े इवेंट आपको देखना है, जैसे कि एक रिलीजियस ये सेंट थे, धार्मिक सेंट थे, सिद्धि मौला, इनको एग्जीक्यूट किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, क्योंकि उनके टाइम पे पैसा लगा था कि कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ। तो ये उनसे जुड़ा हुआ है। ओके, बस इतना ही अगर आपको पता है तो हो जाएगा। वैसे अलाउद्दीन खिलजी का भी बहुत सिंपल है। मालवा और गुजरात को उन्होंने कॉन्कर किया हुआ था, विजय अभियान। देन गयासुद्दीन तुगलक का एकमात्र शासक जो गुजरात को, बंगाल भी जिन्होंने कॉन्कर किया था। एंड फिरोज हो गए, जिनका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट था, सार्वजनिक निर्माण विभाग था। लास्ट क्वेश्चन, लॉजिकली अरेंज कर दो। खिज़िर खान दिया हुआ है, खिज़िर खान के बाद आपको सारे अरेंज करने हैं। सैयद से, सैयद के बाद आपको पता होना चाहिए कौन-कौन था। खिज़िर खान, उसके बाद खिज़िर खान और उसके बाद
बी इज द करेक्ट आंसर। 50% लोगों ने सही दिया है। हाँ, पढ़ नहीं रहे हो, इतना भी सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो कि कौन कौन सा रूलर पहले आया था, कौन बाद में आया था। हाँ, मुबारक शाह हो गया, खिजर खान के बाद, देन उसके बाद मोहम्मद शाह, आखिरी में आलम शाह। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये करेक्ट है। ठीक है, चलो 5 आउट ऑफ 5। सो शाइस्ता, राकेश, जूही, ज्योति, भावना, अंकिता 5 आउट ऑफ 5। बहुत बड़े गाइस। 1 2 3 4 5 6 6 लोगों ने 5 आउट ऑफ 5 दिया है। ठीक है, दीप्ति, शाहनाज, ज्योत्सेना, दिलेश्वरी 4, सुरभि 4, कीर्ति 4, अमीन 4, हर्ष 4, मधु 4, देन उसके बाद शिखा 4, सरिता 3, टारगेट 3, संतोष 3, पासी 3 एंड वानी 3। ठीक है, तो 5 आउट ऑफ 5 के लिए क्लैपिंग है। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं जिन्होंने 5 आउट ऑफ 5 दिया। बहुत बड़े गाइस। ठीक है, तो ऐसे मेहनत करते हो। अभी शुरू करते हैं। विजयनगर का जो प्रशासन था, समाज था, अर्थव्यवस्था थी, वस्तुबला थी और साहित्य कैसा था, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन आए हुए एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये वाला पार्ट शुरू करते हैं। आई होप आप सभी लोग लास्ट क्लास का पढ़ के आए होंगे। जो कोई है सच नहीं पढ़ के आया है, जिसने विजयनगर एम्पायर नहीं पढ़ा लास्ट क्लास से? हाँ, पढ़ के आए हो ना सब? सब पढ़ के आए हो? संगम, चलुआ, तलुआ, अरविडू सब पढ़ के आए हो? वहां तक सबने कवर कर लिया था। तो जल्दी बताओ, तुंगभद्रा के ऊपर किसने डैम बनवाया था? तुंगभद्रा के ऊपर किसने डैम बनवाया था? देवराया वन। देवराया वन था। उन्होंने ऑप्शन क्यों दूं भाई, ये तो सिंपल है आपका आंसर। हरिहर ने क्यों बनवाया था? देवराया वन ने बनवाया था। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं अब। एक मिनट। हाँ जी, चलो। अभी बहामनी सल्तनत हमने अभी शुरू नहीं किया है, अभी वेट करो। विजयनगर अभी हम पढ़ रहे हैं, बहामनी सल्तनत नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा। हाँ जी, सबसे पहले हम देखते हैं विजयनगर की प्रशासन किस तरीके की हुआ करती थी। तो प्रशासन सबसे जरूरी होता है, जैसे घर चलाते हैं ऐसी प्रशासन भी चलती है। तो यहाँ पे कृष्णदेवराय ने मैं मुक्तमल यादव के अंदर बताया हुआ किस तरीके से प्रशासन चलाई जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा हुआ है कि जो एक राजा होता है, उनको उन लोग बचा के रखना चाहिए जो अच्छे लोग होते हैं, जो एम्पायर में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब आराम से रह रहे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे। तो उनके लिए उन्होंने कहा हुआ है जो राजा होता है उसको ध्यान देना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। और जो बुरे लोग होते हैं, जो शैतान लोग होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए। ये उसने बताया हुआ है। ठीक है, तो मुक्तमल यादव के अंदर ये लिखा हुआ है। किताब है, पॉलिटिक्स की किताब लिखी हुई है, राजनीति की किताब लिखी हुई है कि किंग को कैसे रहना चाहिए, ये सभी उन्होंने बताया हुआ है मुक्तमल यादव के अंदर। मुक्तमल यादव आपका एग्जामिनेशन के अंदर आया हुआ है, एटलीस्ट 2 से 3 बार आया हुआ है एग्जामिनेशन के अंदर। तो ध्यान देना, दोबारा से पूछा सकता है कि पॉलिटिक्स की किताब लिखी हुई है, बहुत पॉपुलर किताब है। इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो राजा होता है ना, उसको कम टैक्सेस लगाने चाहिए, मॉडरेट टैक्सेस लगाने चाहिए इन लोगों के ऊपर, जो उसकी जनता है, जो उसकी प्रजा है, उसके ऊपर कम टैक्सेस लगाने चाहिए। फिर विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं टॉप से बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे देख लेते हैं कैसे डिवाइडेड था। तो राजा टॉप पे थे, राजा टॉप पे थे, उसके साथ उसका मंत्री परिषद हुआ करता था, जो उनको असिस्टेंस देते हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे राजा के साथ भी लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो राजा का जो पूरा साम्राज्य था वो किस तरह से डिवाइडेड था? सबसे पहले आ जाता है आपका राज्य या मंडलम, उसको राज्य भी बोला जाता था, मंडलम भी बोला जाता था, यानी कि आपका प्रांत, ये सबसे टॉप पे हो गया। फिर उसके नीचे क्या आएगा? नाडु, यानी कि जिसको हम डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, जिला, नाडु हो गया। फिर उसके नीचे स्थला, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट, उप जिला, फिर आखिरी में आपका गांव आ जाता है। इस तरीके से पूरी प्रशासन डिवाइडेड थी। सबसे ऊपर मंडलम या राज्य इसको बोलते थे, फिर उसके बाद नाडु, स्थला और ग्राम, इस तरीके से पूरी पूरी प्रशासन डिवाइडेड थी। ठीक है, और ये बोला जाता है कि इस टाइम पीरियड तक ना आपका जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो कांसेप्ट था, विलेज सेल्फ गवर्नमेंट, जो ग्रामीण स्वशासन था, चोलास के टाइम पीरियड पे जो काफी इंपॉर्टेंट होती थी एंड वही टैक्सेस कलेक्ट करते थे, वही लोकतांत्रिक तौर पे काम करते थे, वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। वो काफी कमजोर हो चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी आप ये सोच लो कि साउथ इंडिया के अंदर चोलास थे, साउथ इंडिया के अंदर विजयनगर थे, तो ग्रामीण वाला कांसेप्ट काफी यहाँ भी इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, ऑटोनॉमस होंगे, स्वतंत्र होंगे वो, और वही टैक्स कलेक्ट करते होंगे, काफी पावरफुल होंगे। तो वो ये हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। वो काफी कमजोर हो चुका था, और उसके कमजोर होने का कारण था जो नायक थे। नायक जो एक लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, जिनके पास काफी शक्तियां थी, काफी रिसोर्सेज थे, वो काफी पावरफुल हुआ करते थे। उन्होंने उनकी जो पावर थी, जो ग्रामीण स्तर पे जो उनकी पावर हुआ करती थी, उसको कम कम कर दिया। तो इस वजह से कॉन्सेप्ट जो था ये खत्म हो गया। ये उर्व वाला कॉन्सेप्ट आई होप सबको याद होगा, जो चोलास के अंदर हमने पढ़ा था कि उर्व जो एक असेंबली हुआ करती थी, विलेज लेवल पे लोकतांत्रिक थी, इलेक्शन कराते थे, वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। ठीक है, प्रॉपर इलेक्शन होते थे, जो जवान लोग होते थे, बूढ़े लोग होते थे, सब उसके अंदर जाते थे। ठीक है, तो उत्तर में इंस्क्रिप्शन थे, इसमें एविडेंस मिला हुआ है। वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि जो विलेज लेवल पे जो लोग काम करते हैं, वो काफी कमजोर हो चुका था विजयनगर एम्पायर के अंदर। देन हम प्रशासन की तरफ चलते हैं। प्रशासन किस तरीके से चलता था? तो राजा सबसे ऊपर ही थे। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें कि प्रशासन इन्होंने कहाँ से बोरो किया हुआ था, कहाँ से लिया हुआ था, जैसे कि होयसालास पहले रह चुके थे, कतर्यास भी, पांड्यास भी, तो उन्हीं रीजन के अंदर यहाँ पे ये आए थे। तो उन्हीं रीजन के उन्हीं से इन्होंने काफी कुछ बोरो किया हुआ था। ठीक है, काफी चीजें उनसे ली हुई थी। तो राजा टॉप पे हो जाता है, राजा को मदद करने के लिए उनके मंत्री होते थे, फिर उनकी टेरिटरी होती थी कि जो उनकी प्रजा है जहाँ पे रहेगी। फोर्ट, किले ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। किले आप दिल्ली सल्तनत देखो, मेडिवल देखो, किले सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। देन खजांची, जहाँ पे उनका पैसा है सारा, मिलिट्री, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जिसको बोलते हैं 7 क्रिटिकल एलिमेंट्स, 7 महत्वपूर्ण घटक। ओके, तो 7 महत्वपूर्ण घटक के अंदर राजा, मंत्री, जो उसका क्षेत्र है, उसका किला है, फिर खजाना है, सेना है, या फिर उसके सहयोगी है, ये सारी चीजें 7 क्रिटिकल एलिमेंट्स के अंदर आ जाती है, जो कि गवर्नेंस के लिए, शासन चलाने के लिए जरूरी होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जरूरी होते हैं। किंग सबसे टॉप पे है। ठीक है, किंग तो टॉप पे रहेगा, और उसको असिस्ट करने के लिए उसकी मंत्री परिषद भी है, जिसको बोलते थे प्रधान। हाँ, जो उसको असिस्ट करते हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स प्रधान बोला जाता है। और जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, जैसे आज के टाइम पे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होती है, कैबिनेट मिनिस्टर आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, पूरी कैबिनेट मिनिस्टर है, जिसमें इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, जैसे फाइनेंस हो गया, आपका गृह मंत्रालय हो गया, डिफेंस हो गया, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई। तो ऐसे उस टाइम पे भी कैबिनेट मिनिस्टर थी। हाँ, ये वही अर्थशास्त्र वाला कॉन्सेप्ट है कि 7 क्रिटिकल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर भी हुआ करते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, महाप्रधान, वो इस कैबिनेट को हेड करता था। जैसे आज के टाइम में भी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो ही कैबिनेट को हेड करते हैं, है ना? कैबिनेट को वही हेड करते हैं, सबके टॉप पे वही होते हैं। ओके, देन हमें ये भी देखने को मिलता है कि और भी इंपॉर्टेंट लोग होते थे, जिनको इंपॉर्टेंट टाइटल दिया जाते थे, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। चीफ सेक्रेटरी को टाइटल क्या दिया हुआ था? काय करता था, ये रायस्वामी का, और इंपीरियल ऑफिसर्स थे, शाही अधिकारी थे, उनका अधिकारी का टाइटल दिया हुआ था। तो ये और भी लोग होते थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे प्रशासन के अंदर। सारे जो ऑफिसर्स होते थे, जितने भी मंत्री थे विजयनगर साम्राज्य के अंदर, सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, सबको सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। सबको, मतलब उनको लड़ना होता था, कैंपेन लड़ने होते थे, अभियान के अंदर जाना होता था, तो सबको मिलिट्री प्रोटेक्शन लेना आवश्यक था। तो ये नेसेसिटी थी, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली लड़ रहे हो वहां भी सल्तनत के अंदर। आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत के अंदर भी जो सारे इक़्तिदार होते थे, सबको ही मिलिट्री ट्रेनिंग दी जानी जरूरी होती थी। सारे मिलिट्री लीडर होते थे, चाहे आप मुगल्स के अंदर चले जाओ, चाहे आप दिल्ली सल्तनत के अंदर चले जाओ, क्योंकि सारे बड़े बड़े लोग होते थे, और ये वो टाइम पीरियड है जहां पे कंटिन्यूअस लड़ाइयां चल रही हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत में हो गया, लड़ाई चल रही थी, तो यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है। ये सभी को इंपॉर्टेंट, सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। देन आपका जो सेक्रेटेरिएट है, किंग का, जो राजा के महल के पास जो सचिवालय है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है सारे लोग हुआ करते थे जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए। इवन वुमेन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पूरे ऑफिस के अंदर, तो वुमेन को भी काफी इंपॉर्टेंटली यूज किया गया था कि वो प्रशासन का पार्ट बने, तो वो इसका पार्ट हुआ करती थी। आप एक बार उसका लोअर एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए। लोअर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो निचले स्तर का प्रशासन है वो कैसा था? जैसे कि फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स को क्या बोला जाता था? गौड़ास। ध्यान दीजिएगा, जो सामंती होते थे, सामंती जमींदार होते थे, उनको क्या टर्म यूज किया गया? गौड़ास यूज किया गया। देन उनके अलावा अकाउंटेंट्स के लिए टर्म क्या यूज किया गया? कर्णिकास, जो लेखाकार होते थे, कर्णिका वो शब्द यूज किया गया। गॉड्स के लिए कवाली यूज किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आपको याद रखनी है। और ये बोला गया कि पूरा जो प्रशासन था ना, 72 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था, यानी कि 72 डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। पूरा प्रशासन 72 डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, जिसको
नियोग्स बोलते हैं, विभागों को क्या बोलते हैं, नियोग बोलते हैं। और यहीं पे ही वुमेन का भी इंपॉर्टेंट रोल था, फीमेल अटेंडेंट हुआ करते थे और वो किस लिए चूज किया जाता था, क्योंकि वो यंग होते थे एंड काफी सुंदर होते थे, इस वजह से उनको चूज किया जाता था, प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाता था, उनको प्रशासन चलानी भी आती थी, ठीक है। तो फीमेल अटेंडेंट्स हुआ करते थे जो उनको चूज किया गया था इसीलिए। फिर एम्पायर कैसे डिवाइडेड है, एम्पायर तो सबसे देखो दो जगह अलग-अलग दिया हुआ है कि एम्पायर कैसे डिवाइडेड है। एक तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, एक और चीज है जो आपको ध्यान देनी है, एग्जाम में कैसे पूछ सकता है। एक आपने अभी देखा जो मैंने बताया था, याद हो गया ना वो तो, दूसरा भी देख लो। तो एम्पायर इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, सबसे पहले तो हो गया राज्य, यानी कि जो प्रोविंस है, फ्रांस सबसे ऊपर हो गया, उधर भी प्रोविंस सबसे ऊपर ही बोला हुआ था। देन वो उसको कौन चलाएगा, उसको चलाएगा कमांडर, जिसको बोलते थे दंडक, दंडनाथा। तो उसको कमांडर चलाएगा, दंडनाथा। एक गवर्नर की तरह वो काम करेगा, शाही घराने से आएगा, उसको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, उसको प्रशासन की रिस्पांसिबिलिटी आनी चाहिए, ये बोला जाता था। तो राज्य सॉफ्ट हो गया। फिर राज्य का बोला गया है कि वो उसके नीचे आ जाता था विषय, तो विषय जिसको बोलते थे विषय एक उत्तम। ओके, तो दूसरी टर्मिनोलॉजी है राज्य को कैसे डिवाइड किया गया आगे आगे कि राज्य के नीचे आता है विषय। ओके, देन विषय को फिर फर्दर डिवाइड किया हुआ है, उसके नीचे आता है काउंटी, काउंटी को बोला जाता था सिम्मा या नाडु, और उसको फर्दर डिवाइड किया गया है कंपना और स्थला केंद्र यानी म्युनिसिपैलिटी में, सबसे नीचे फिर गांव आ जाता है आपका। तो इस तरीके से दो सोर्सेस के अंदर ऐसे दिया हुआ, मैंने आपको दोनों दे दिए। एग्जामिनर पूछेगा कहीं से पूछेगा, और इसके अलावा कहीं से नहीं पूछ पाएगा, प्रशासन के अंदर तो पूरा हमने कवर कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे जो पूरे प्रशासन के अंदर जो लोग होते थे वो हेरिडिटरी हुआ करते थे, जैसे नायक है, आप नायक को देख लो, वो हेरिडिटरी होता है, उसको ट्रांसफर थोड़ी नहीं किया जा सकता, वो किंग के कंट्रोल के अंदर थोड़ी ना है, उसके पास जमीन है तो हमेशा के लिए जमीन है, उसको कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कमांडर यही होता था, मिलिट्री किसी के पास है, प्रशासन जिम्मेदारी किसी के पास है, तो ये नायक को आप कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो ध्यान देना, देखो दिल्ली सल्तनत के अंदर ट्रांसफर हो सकता था नहीं हो सकता था, दिल्ली सल्तनत के अंदर इकतदार ट्रांसफर हो सकता था नहीं हो सकता था, बताओ। हो सकता था, बिल्कुल टिक मार्क होगा, है ना। अब हम विजयनगर की तरफ जाते हैं, नायका को ट्रांसफर किया सकता था कि नहीं किया सकता था, टिक मार्क लगेगा या रॉन्ग लगेगा, यहाँ पे रॉन्ग लगेगा। ओके, मनसबदार जो मुगल्स के अंदर हुआ करते थे, क्या उनको ट्रांसफर किया जा सकता था, राइट या रॉन्ग। मनसबदार को यस बिल्कुल ट्रांसफर किया सकता था, मनसबदार भी ट्रांसफरेबल था, राजा को भी ट्रांसफर कर सकता था। मनसबदारी अगर मैं देखूं कि मनसबदारी किस तरीके से डिवाइड की गई थी, एक तो अभी हम मुगल्स के अंदर नहीं गए, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट को यहीं पे समझ लो। जैसे कि मनसबदार जो होते थे दो तरीके के होते थे, एक होता था नकदी मनसबदार और एक होता था जमींदार, जागीरदार सॉरी। तो नकदी वो होता था जिसको कैश में सैलरी दी जाती है, और जिसको अगर जमीन दी गई है उसको जागीरदार बोलते थे। और जागीरदारी भी दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड थी कि एक तो है वतन जागीरदार, एक है वतन जागीरदार, वो एक है, दूसरा कौन सा था, दूसरा कौन सा था, एक तो वतन हो गया, दूसरा कौन सा है, यस बहुत बढ़िया, तनख्वाह, तनख्वाह जागीरदार। तो दूसरा हो गया तनख्वाह जागीरदार। तो वतन देखो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझो कि पूरा ट्रांसफरेबल क्यों है, क्यों हम यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे भी ट्रांसफर किया सकता है। कैश वाले को तो कभी भी ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी उठा के कभी भेज दो, उठा के, क्योंकि कैश है उसको जमीन में दी नहीं है, कभी भी ट्रांसफर कर दो। लेकिन जो वतन है उसको अपनी जमीन दी गई है, ये बोलते थे कि जहाँ पे वो है उसको उसी की जमीन दे दी गई है। अब क्या उसको ट्रांसफर कर सकते थे, हाँ जी उनको भी ट्रांसफर कर सकते थे, अगर राजा गुस्सा है तो। ओके, अगर राजा गुस्सा है तो उसको भी ट्रांसफर कर देगा। वतन जागीर थी तो हाँ बिल्कुल परमानेंट थी, वतन जागीर हेरिडिटरी थी, लेकिन अगर राजा गुस्सा है, अगर अकबर गुस्सा है, जहांगीर गुस्सा है, तो वो इसको भी उठा के कहीं भेज देगा, कहीं और पटा देगा, तुम यहाँ से निकलो। तो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट ही हो गया ट्रांसफरेबल। अगर बोले कि मनसबदारी ट्रांसफरेबल थी, हाँ जी थी, ट्रांसफरेबल, कोई है ही नहीं दिक्कत। ओके, और तनख्वाह तो था ही ट्रांसफरेबल, तो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ लो। तो नायकाज वाला बिल्कुल ट्रांसफरेबल नहीं था यहाँ पे विजयनगर के अंदर, क्योंकि ये पावरफुल लोग होते थे और राजा को इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, तो ये ट्रांसफरेबल नहीं थे। उसी के बारे में बात करते हैं। नैन का सिस्टम, जमींदार जमींदार नहीं, जमींदार टर्मिनोलॉजी भी यूज करेंगे, जमींदार तो बहुत नीचे चलेगा, जमींदार को कभी ट्रांसफर कर दो, उसको क्या दिक्कत है। जमींदार ऐसे थोड़ी नहीं कि हमेशा अपनी जमीन से रहेगा, कहीं भी उठा के उसको ट्रांसफर कर दो, ठीक है। हाँ जी, नैनकारा सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था कि क्या वो ट्रांसफरेबल है या नहीं ट्रांसफरेबल है। तो ट्रांसफरेबल नहीं है, उसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, वो वहीं पे रहेगा, क्योंकि काफी पावरफुल सिस्टम था। तो जो नायकाज होते थे, इनको पूरे सिस्टम को नैनकारा सिस्टम बोलते हैं। उनके पास क्या क्या जिम्मेदारी थी, उनके पास प्रशासनिक जिम्मेदारी थी, उनके पास सैन्य जिम्मेदारी थी, उनके पास राजस्व एकत्र करने की जिम्मेदारी, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के अंदर इकतदार होते थे वही सेम जिम्मेदारी नैनकारा, जो अमर नायका सिस्टम है, नायका नैनकारा है, उनके पास सेम जिम्मेदारी है। बस फर्क इतना ही है कि आप इकतदार का कान पकड़ के उसको कभी अपनी कोर्ट के अंदर बुला सकते थे, लेकिन ये उल्टा कान पकड़ लेगा राजा, तो ये फर्क है, ठीक है। ये उल्टा कान पकड़ लेता था, काफी पावरफुल होते थे, राजा को इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, ये फर्क है। इकतदार को कंप्लीटली कंट्रोल किया जाएगा, कंप्लीटली वो सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रीकृत है बिल्कुल, लेकिन ये केंद्रीकृत नहीं है। ओके, हाँ जी, नैनकारा और अमर नायका एक ही है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। ओके, तो नायका और अमर नायका एक ही चीज है, इसके लिए चाहे नैनकारा सिस्टम यूज कर लो, अमर नायका सिस्टम यूज कर लो, एक ही चीज है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गया ना कि दिल्ली सल्तनत के अंदर और नैनकारा सिस्टम के अंदर क्या फर्क है। ओके, ऐसे भी याद कर लेना कि दिल्ली सल्तनत वाला कान पकड़ उसको कान पकड़ लो, आ जाएगा पे एकदम से उसको आवाज लगाओ, एकदम से आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, राजा को उसके पास ही आना पड़ेगा नायका वाले के अंदर। ओके, सो ये कंप्लीटली वंशागत हो गया, इसको ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता, काफी पावरफुल लोग होते थे और राजा को इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। हमें किसने इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में, पूरे नैनकारा सिस्टम के बारे में, जो फर्नांडो नूनीज है पोर्तुगीज और डोमिंगो पेज है, उन्होंने बताया हुआ है। वो विजिट किए थे कृष्ण देवराय का टाइम पे, अचुत देवराय का टाइम पे, वो बताते हैं इस पूरे सिस्टम के बारे में, कैसे सिस्टम एग्जिस्ट करता था, कैसे नायकास, वो बोलते हैं कि ये एजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के। ध्यान से देखना, ये केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में दिखते हैं, ये उनके एजेंट है, किंग किंग ने उनको वहां पे रखा हुआ है, वो किंग के लिए काम कर रहा है, इस तरीके से उन्होंने बताया हुआ है। ये लोग ये भी बोलते हैं कि ये पे भी करते थे, पैसा भी देते थे सालाना, ठीक है। तो सालाना पैसा देते थे, जैसे सामंती हुआ करते थे अर्ली मिडिल इंडिया के अंदर। सामंती क्या करता था तो वो इंडिपेंडेंट स्वायत्त था बिल्कुल, लेकिन वो पैसे भी पहुंचाता था राजा के पास। ऐसे ये भी है, ये भी स्वायत्त है बिल्कुल, है ना, इंडिपेंडेंट है, और ये सालाना पैसे भी दे रहा है। अब ये बोलते हैं लोग, ये सालाना पैसे इसलिए दे रहा है क्योंकि रिस्पेक्ट करनी होती है राजा की, इस वजह से इनको इनकी फ्यूडल ऑब्लिगेशन थी, इनका सामंती दायित्व था कि इनको पैसे देने होते थे, क्योंकि रिस्पेक्ट राजा है जो टॉप पे है, वो उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है, इस वजह से उनको पैसे पहुंचाए जाते थे। ओके, तो विजयनगर की इंस्क्रिप्शन हो गई, फिर मैकेंजी इंस्क्रिप्शन होगी, मैकेंजी इंस्क्रिप्शन ब्रिटिशर्स थे, मैकेंजी उन्होंने यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर की है और उन्होंने बताया हुआ है कि ये काफी पावरफुल लोग थे, इनकी अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशन थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी कि हमें बड़ा बनना है, हमें पावरफुल बनना है, हमें राजा से पावरफुल बनना है, ठीक है। और इसी वजह से इनका लड़ाइयां होती थी राजा के साथ। नीलकंठ शास्त्री ये बोलता है कि नायक दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड थे, एक जो 1565 से पहले रहा करते थे और एक 1565 के बाद। इस तरीके से नीलकंठ शास्त्री ने नायकों के बारे में बताया हुआ है। पहले वाले के बारे में बोलते हैं, 1565 से पहले वाले के बारे में बोलते हैं कि ये कंप्लीटली डिपेंडेंट थे रूलर के ऊपर, यानी कि राजा के ऊपर निर्भर थे, और 1565 के बाद वो स्वायत्त हो गए थे, क्योंकि वो बैटल ऑफ कलिकोटा हुआ, उसके बाद टूट गया, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि वो स्वायत्त बन गए। लेकिन बाद में नीलकंठ शास्त्री ने अपने व्यू पॉइंट को मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने बोला कि पहले वाले भी ऑटोनॉमस हुआ करते थे, ठीक है, स्वायत्त ही थे और उनके उनके पास सैन्य जिम्मेदारी थी और वो सेना राजा को प्रोवाइड करते थे, राजा को देते थे। तो ये सब चीजें नीलकंठ शास्त्री ने बताई हुई है। ओके, तो समझ में आ गया ना पूरा नैनकारा सिस्टम, किसी को डाउट तो नहीं है किस तरीके से नैनकारा सिस्टम काम करता है, किस तरीके से उनके पास मिलिट्री रिस्पांसिबिलिटी थी और किस तरीके से वो राजनीतिक तौर पे काफी शक्तिशाली लोग थे। ओके, क्या ये किंग मेकर भी थे, इनको इतनी पावर किसने दे दी। अरे जब आपके पास रिसोर्सेज आने शुरू हो जाएंगे, जब आपके पास जमीन आनी शुरू हो जाएगी, आर्थिक तौर पे आप मजबूत होने शुरू हो जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आप पावरफुल हो जाओगे ना। तो इस तरीके से काम करता था। किंग मेकर तो नहीं थे, क्योंकि राजा को इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। किंग मेकर नहीं थे, ये किसी को राजा इन्होंने आज तक नहीं बनाया था, लेकिन राजा को इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। आपको पैसा चाहिए, आपको प्रशासन ठीक से चलवानी है, आपको मिलिट्री चाहिए, तो राजा इनके ऊपर डिपेंड रहता था। ओके नीलकंठ शास्त्री और क्या बताते हैं,
वो ये बोलते हैं कि नीलकंठ शास्त्री ने जो ये पॉइंट रखे हुए हैं, वो इसलिए ये रखे हुए हैं कि राजा इनके ऊपर क्यों डिपेंडेंट है सेना को लेके, क्योंकि उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहामनी के साथ लगातार। मतलब आप देख लो 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी पूरा 200 साल ऑलमोस्ट कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में चला है, ठीक है? तो कंटीन्यूअसली लड़ाई चल रही थी, 200 साल तो नहीं क्या, 100 150 साल हो गया, तो उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस वजह से राजा इनके ऊपर डिपेंडेंट था, राजा इनके ऊपर निर्भर था कि मुझे मिलिट्री चाहिए, तो मुझे मिलिट्री कौन देगा, ये देंगे। फिर कृष्ण स्वामी ने भी इनके बारे में बताया हुआ है। कृष्ण स्वामी बोलते हैं कि पूरा सामंती सिस्टम था ये, जैसे अर्ली मिडीवल प्रारंभिक मध्यकालीन भारत था, वहां पे भी सामंती सिस्टम रहता था, वैसे ही कृष्ण स्वामी ने बताया हुआ है। वेंकटरमन बोलते हैं कि ये यूरोपियन वाला फ्यूडलिज्म, जो यूरोपियन सामंती था, उसके जैसा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यूरोपियन वाले सामंतवाद के अंदर जो सामंती होता था, जो जमींदार होता था, जागीरदार जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली राजा के सामने झुका रहता था, मतलब वो उसकी इज्जत करता था, झुका रहता था उसके सामने, जो कि नैनतारा सिस्टम के अंदर एब्सेंट है। वो इतनी इज्जत नहीं कर रहा है, मतलब स्वायत्त है, बिल्कुल पावरफुल है, वो इतनी इज्जत नहीं कर रहा है, ये वेंकटरमैया ने बताया हुआ है। डीसी सरकार बोलते हैं कि सामंती वाला सिद्धांत उन्होंने बिल्कुल खंडन किया है इसका, कि फ्यूडल थ्योरी तो बिल्कुल बेकार है। ओके, ये बोलते हैं एक तरीके का जागीरवाद, मतलब जमींदार के रूप में दिखते हैं कि जमींदार है। फ्यूडलिज्म का एक फीचर है, जैसे सामंतवाद है और उसी में उनको जमीन दे दी गई है और उसको ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी दी गई है। ये डीसी सरकार ने बोला हुआ है। इन्होंने बोला है कि पूरा सामंती सिस्टम इसको नहीं बोल सकते, एक अंश बोल सकते हैं सामंतवाद का। एक अंश कैसे, कि अमरनायक का सिस्टम है और अमरनायक उसके लिए मिलिट्री सर्विस परफॉर्म कर रहा है, ये डीसी सरकार ने बताया हुआ है। तो अलग अलग ओपिनियन इन सारे लोगों ने दिए हुए हैं। डीसी सरकार हो गए, टीवी महालिंगम हो गए, उन्होंने बोला हुआ है डीसी सरकार ने भी टीवी महालिंगम नहीं की, वॉरियर लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, मतलब कि सेना दे रहे हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनको पैसे दे रही है, मतलब ये उनको सालाना पैसे भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से डीसी सरकार और टीवी महालिंगम ने बताया। सबके समझ में आ गया ना कि क्या ओपिनियन दिया हुआ इतने सारे लोगों ने, ठीक है? तो क्या क्या ओपिनियन दिया हुआ एक बार दोबारा देख लो। हाँ, एक बार दोबारा देख लो क्या क्या ओपिनियन दिया हुआ। वैसे बहुत सिंपल ओपिनियन है। सबसे पहले जो व्यू पॉइंट है जो ट्रैवलर्स का है, ट्रैवलर्स यूनिस और डोमिंगो पेस, वो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये जो थे काफी पावरफुल लोग थे और ये सालाना उनको पैसे पहुंचाते थे। तो ये उन्होंने बोला हुआ है काफी पावरफुल लोग है, सामंती दायित्व इनका, सालाना उनको पैसे दे रहे हैं। इस तरीके से इनका सिस्टम काम कर रहा है। ये बोलते हैं कि एजेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के राजा के एजेंट है। मैकेंजी स्क्रिप्ट है, विजन इंस्क्रिप्शन है, उन्होंने क्या बोला हुआ है कि राजनीतिक तौर पे काफी शक्तिशाली थे और राजा को इनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था क्योंकि उनको आर्मी चाहिए। नीलकंठ शास्त्री ने क्या बोला हुआ है कि नैनकारा जो नायका थे वो 1565 से पहले अलग थे, 1565 के बाद 1565 के बाद अलग थे। क्यों? पहले वाले कंप्लीटली राजा के ऊपर निर्भर थे, लेकिन बाद वाले स्वायत्त हो गए थे क्योंकि 1565 के अंदर बैटल टूटा हुआ था। लेकिन बाद में उन्होंने अपने व्यूज को मॉडिफाई करके ये बोला कि सैन्य तौर पे काफी शक्तिशाली थे और राजा इनके ऊपर हमेशा निर्भर रहता था। तो ये बोला हुआ है नीलकंठ शास्त्री ने। ओके, तो फिर आगे की तरफ चलते हैं, हम चलते हैं कृष्ण स्वामी की तरफ और वेंकटरमन की तरफ। कृष्ण स्वामी बोलते हैं कि जैसे सामंतवाद था ऐसे ही नैनतारा सिस्टम भी था। वेंकटरमैया बोलते हैं कि जो यूरोपियन सामंतवाद था उससे काफी अलग है, क्योंकि यूरोपियन सामंतवाद के अंदर जो सामंती होता है वो राजा के ऊपर काफी निर्भर रहता है, उसकी काफी इज्जत करता है, जो नैनतारा के अंदर बिल्कुल एब्सेंट है और ये काफी शक्तिशाली लोग हुआ करते थे। डीसी सरकार सामंतवाद की थ्योरी को कंप्लीटली खंडन कर देते हैं। सर ये ऐसी थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती, बोलते हैं कि एक तरीके के जागीरवाद के तौर पे थे ये, मतलब इनकी अपनी जमीन हुआ करती थी और ये मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे राजा को। इज्जत वाला कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है? किसी भी इज्जत नहीं देते, बस राजा जो इनके ऊपर डिपेंडेंट था। देन टीवी महालिंगम, डीसी सरकार, ये दोनों ने भी ओपिनियन दिया हुआ है कि सेना के तौर पे राजा इनके ऊपर निर्भर रहता था। तो ये इन दोनों का ओपिनियन है, ठीक है? चले आगे, समझ में आ गया ना पूरा अमरनायक का सिस्टम, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं अमरनायक के ऊपर, क्या क्या उनका दायित्व होता था, क्या रिस्पांसिबिलिटी होती थी सेना के तौर पे, प्रशासनिक जिम्मेदारी हो गई, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, सारी जिम्मेदारी इनकी होती थी। तो ये है पूरा अमरनायक का सिस्टम का समरी। ओके, चलिए। इनकी जमीन कितनी होती थी? इनकी जमीन ऑलमोस्ट 3/4 होती थी, मतलब कि सारी जमीन विजयनगर एम्पायर की इनके पास ही होती थी। 3/4 तो बहुत ज्यादा होता है, कितना हो गया? ऑलमोस्ट 70% हो गया ना, 70% हो गया, 75% हो गया। तो इतनी जमीन इनके पास हुआ करती थी। तो बची क्या? बची तो कुछ भी नहीं, 70% जिनके पास जमीन है तो राजा के पास उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो काफी पावरफुल सिस्टम था। अब ऐसा नहीं है कि सारा पैसा लेके मौज मार रहे हैं, गोवा की ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है, इधर घूम रहे हैं, सारी जमीन के पास नहीं, इनकी भी कुछ रिस्पांसिबिलिटीज होती थी। इनकी क्या रिस्पांसिबिलिटीज थी? इनको मंदिर की देखभाल करनी होती थी, रिपेयर करना होता था, इरिगेशन के ऊपर काम करना होता था, टैंकों की मरम्मत करानी होती थी, ठीक है? तो ये इनकी रिस्पांसिबिलिटी होती थी। ओके, तो कंप्लीटली एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैसा लेके सारा दबा के बैठ गए हैं। आर्मी मेंटेन करना, टेंपल को भी गिफ्ट देना, रिपेयर करना, जमीन के ऊपर काम करना, इरिगेशन के ऊपर काम करना, ये सारी चीजें हैं, ठीक है? कुछ कुछ ऐसी इंस्क्रिप्शन है, तमिल इंस्क्रिप्शन है, बोलता है कि राजा को पैसे नहीं देते थे, ठीक है, लेकिन कुछ एविडेंस हमें मिले हुए हैं कि राजा को सालाना पैसे देते थे। तो ये तो चीज चलती रहती है, डिबेट तो चलती रहता है। कृष्ण स्वामी मैकेंजी मैन्युस्क्रिप्ट के बेसिस पे क्या बोलते हैं, इन्होंने मैकेंजी मैन्युस्क्रिप्ट, मैकेंजी पांडुलिपि है, उनके आधार पे इन्होंने क्या ओपिनियन बताया हुआ है कि जब कृष्ण देव राय एग्जिस्ट करते थे तब तो ठीक था, उसके बाद तो खाली स्वायत्त हो गए थे, उन्होंने अपने साम्राज्य बना लिया था। आपको पता है कि बाद में जब विजयनगर एम्पायर टूटने लग गया था तो इन्होंने अपने स्वयं के अपने राज्य बना लिए थे। जब मैंने आपको लास्ट लास्ट में बताया था, जब औरंगजेब यहाँ पे आता है बीजापुर गोलकोंडा खत्म करने के बाद, वो देखता है कि यहाँ पे तो हर जगह छोटा छोटा राजा बनाया बैठा हुआ है अपना साम्राज्य, ठीक है, छोटे छोटे हैं उनके अपने इतने सारे मंदिर हैं, तो कितने मंदिरों को तोड़े। ओके, तब उसके सामने ये दिक्कत आ गई थी, ठीक है? तो यही कृष्ण स्वामी ने बताया हुआ मैकेंजी मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर कि इन्होंने बाद में स्वयं अपने राज्य बहुत सारे बना लिए थे और इनका अपने ऊपर काफी कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है? और इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि राजा हमेशा घबराता था इनको लेके, तो कि ये काफी शक्तिशाली ना हो जाए, तो राजा इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता था। जैसे कृष्ण देव राय है, कुछ राजा ने तो कंट्रोल कर लिया था, देवराय वंदे को, देवराय टू कृष्ण देव राय को, इन्होंने कंट्रोल कर लिया था इनको, स्पेशली कृष्ण देव राय। इन्होंने कैसे कंट्रोल किया? जब उन्होंने मार्केट अपने अंदर ले ली, जब घोड़ों का व्यापार उन्होंने अपने अंदर ले लिया, ठीक है? इस तरीके से वो इन नायकास को कंट्रोल कर पाए थे। अदरवाइज बाकी रूलर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए और आखिर में जाके ये लोग ही इंडिपेंडेंट हो गए जब विजयनगर एम्पायर टूटने लग गया था। ओके, तो यही शक्ति का स्रोत भी होते थे विजयनगर एम्पायर का और यही वीकनेस का भी स्रोत थे। तो मतलब शक्तिशाली भी विजयनगर एम्पायर इन्होंने बनाया और बाद में जब विजयनगर एम्पायर कमजोर होने लग गया तो यही थे सबसे पहले जो निकल भागे और अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट सिस्टम है नैनकारा के बाद अयंगर सिस्टम। अयंगर सिस्टम बिल्कुल सिंपल है, बहुत सारे लोग नैनकारा और अयंगर में कंफ्यूज रहते हैं, मुझे नहीं पता कंफ्यूजन वाली बात क्या है। एक तो नैनकारा सिस्टम है, प्रशासनिक जिम्मेदारियां उनकी नहीं है, ठीक है? जैसे सामंती होता है ऐसी उनकी जिम्मेदारी है। या ये तो बिल्कुल सिंपल सिस्टम है अयंगर वाला। इसके अंदर तो ये है कि गांव के अंदर जो भी कोई एक सर्विस आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है उसको अयंगर बोलते थे और ये बोला जाता है कि 12 तरीके की सर्विस होती थी। 12 तरीके की सर्विस होती थी, वो गांव के अंदर प्रोवाइड की जाती थी इस सिस्टम के द्वारा। अब वो सर्विस सारी एसेंशियल होती थी, सारी वो जरूरी होती थी सर्विस। धोबी का काम हो गया, कोई और काम हो गया, इतनी टेंपल के अंदर काम हो गया, सारी सर्विस वो एसेंशियल होती है, सब इंपॉर्टेंट होती है। तो ये अयंगर सिस्टम बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? तो इसके अंदर तो स्वायत्त वाली बात आती है ना, इसके अंदर सेना वाली बात आती है। इसके अंदर तो ऐसा कुछ हमें फीचर देखने को मिलता ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिस्टम है, ठीक है? ओके, अकाउंटेंट हो गए, हेडमैन हो गए, वॉचमैन हो गए, तो ये सारे लोग थे एंड 12 तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती थी और इनको पैसा वापस कैसे मिलता है? मतलब जब आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो इनको मिलता था, सैलरी मिलती थी, कभी कैश की फॉर्म में मिल जाए, कभी जमीन मिल जाए, ठीक है? जमीन मिलती थी तो उसके ऊपर टैक्स इनको पे नहीं करना पड़ता था, ठीक है? काइंड के तौर पे भी, मतलब सामान दे दो इनको, तो इन तरीके से इनको सर्विस, इनकी जो ये आपको सर्विस दे रहे हैं आप इनको वापस ऐसे रिटर्न कर दो। तो इस तरीके से सिस्टम एग्जिस्ट करता था, ठीक है? बिल्कुल सिंपल है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। ये आया था आपका 2022 में अक्टूबर में, 2022 अक्टूबर में आया था, ये 2021 में आया था। सिंपल क्वेश्चन, कितनी तरीके की सर्विस थी? 12 तरीके की सर्विस थी। नयनतारा और अयंगर से ऊपर कौन थे सर? नयनतारा और अयंगर से ऊपर कौन थे? देखो ये सिस्टम बिल्कुल अलग है। नैनकारा तो सबसे पावरफुल हो गया ना, नैनकारा तो सबसे पावरफुल हो गया, ठीक है? और ये तो अयंगर है बस, ये गाँव के अंदर काम कर रहे हैं।
सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं गाँव के अंदर। बलूचदास भी ऐसे करते थे, बलूचदास महाराष्ट्र के अंदर हो गए, बिल्कुल ठीक है। बलूचदास भी सेम ही टर्मिनोलॉजी है, गाँव के अंदर सर्विस प्रोवाइड करना, ऐसे यहाँ पे भी सेम टर्मिनोलॉजी है। हाँ जी, ठीक है, तो समझ में आ गया ना सबको? चलो अब एक बार नेचर देख लेते हैं विजयनगर स्टेट का। विजयनगर साम्राज्य की प्रकृति किस तरीके की थी? क्या वो हिंदू स्टेट था? क्या वो कंप्लीटली केंद्रीकृत था? ये सब देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले नीलकंठ शास्त्री ने इसको बोला हुआ है कि वॉर स्टेट था, युद्ध राज्य था। युद्ध राज्य सारे थे इस टाइम पे। आप मिडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत देख लो। युद्ध राज्य का मतलब क्या होता है? युद्ध राज्य का मतलब ये होता है कि जो राजस्व है वो किस लिए जा रहा है? मिलिट्री मेंटेन करने के लिए जा रहा है। ठीक है, मिलिट्री मेंटेन क्यों की जाती है? क्योंकि इस टाइम पे सर वॉचमैन को वहाँ यही कहते थे। देखो मैंने आपको क्या बताया 12 सर्विसेज, 12 सर्विसेज, 12 सर्विसेज के अंदर कौन आ जाएगा? टेंपल वाला भी आ जाएगा जो मंदिर की देखभाल कर रहा है, वॉचमैन भी आ जाएगा, ओके, वॉशरमैन भी आ जाएगा जो धोबी का कपड़े धोता है, और भी बहुत सारी सर्विसेज उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये बताया मैंने आपको। वो एक इसका मतलब ये नहीं है कि अयंगर जो है वो खाली वॉशरमैन है या वॉचमैन है, नहीं, बहुत सारी चीजें 12 सर्विस उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, चलो नीलकंठ शास्त्री के भी पॉइंट की तरफ चल लेते हैं। नीलकंठ शास्त्री ने क्या बोला? वॉर स्टेट बोला। वॉर स्टेट का मतलब ये होता है कि राजस्व आपका जो इनकम है एम्पायर की सबसे ज्यादा किसी पे खर्च हो रही है? लड़ने के ऊपर खर्च हो रही है, यानी आधे ज्यादा इनकम आपकी लड़ने के ऊपर खर्च हो रही है, इस वजह से वॉर स्टेट बोला जाता है। दिल्ली सरकार भी वॉर स्टेट था, मिलिट्री स्टेट बोल सकते हैं, क्योंकि राजस्व जो था सबसे ज्यादा कहां पे जा रहा है? लड़ने के लिए जा रहा है, तो लड़ाकू हुआ करते सब लड़ते थे। ठीक है, तो सारा सारा खर्चा हुआ कि जा रहा था इनका, तो इस वजह से इनको वॉर स्टेट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। दिल्ली सदन भी वॉर स्टेट हो गया, विजयनगर भी वॉर स्टेट हो गया, जो आपका मुगल इंडिया है वो भी वॉर स्टेट हो गया, सारा खर्चा आपके लड़ने के लिए जा रहा है। ओके, तो नीलकंठ शास्त्री ने क्या कहा है कि वॉर स्टेट था, और इन्होंने कहा कि इनकम कैसे डिवाइडेड थी? इन्होंने देखो सेकंड पॉइंट कि आधे ज्यादा इनकम तो इसकी लड़ने पे ही जा रही है, थोड़ी बहुत इमरजेंसी की तरफ जा रही है, थोड़ी बहुत अपना काम कराने में जा रही है, लेकिन आधे ज्यादा इनकम लड़ने के लिए ही जा रही है, युद्ध के अंदर कचोरी है। तो ये बताया हुआ है नीलकंठ शास्त्री ने। उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि नयनतारा जो सिस्टम है, अमरनायक का जो सिस्टम है, उनको जमीन दी जाती थी और वो आपको मिलिट्री प्रोवाइड करते थे, घोड़े प्रोवाइड करते थे, हाथी प्रोवाइड करते थे, वफादार रहते थे राजा के। ठीक है, तो ये भी नीलकंठ शास्त्री ने बताया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब्दुल रज़ाक ने क्या बताया हुआ है कि राजा का एक जगह होती थी दीवाने खाना, काफी बड़ी जगह थी वो, और उसको चिहाने सुत्तन ही बोलते हैं। चिहाने सुत्तन क्या मतलब है? जिसमें 40 पिलर हैं, और उस जगह सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के स्क्राइब्स भी थे, वहां बैठते थे, पूरा प्रशासन चलाते थे। ये अब्दुल रज़ाक ने बताया हुआ है। तो बिल्कुल ठीक है, वॉर स्टेट है, सारी सारी चीजें मेंटेन की जा रही है। तो ये हो गया पहला भी पॉइंट, पहला समझ में आ गया सबको? वॉर स्टेट वाला भी पॉइंट समझ में आ गया नीलकंठ शास्त्री का। ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर पूछा सकता है कि वॉर स्टेट किसने कहा है, तो नीलकंठ शास्त्री ने कहा है। आगे की तरफ चलते हैं। फिर विजयनगर स्टेट को ये भी बोला हुआ है कि पूरा हिंदू राष्ट्र था। हिंदू राष्ट्र कैसे था? कि बिल्कुल कंजर्वेटिव था, बिल्कुल रूढ़िवादी था, रूढ़िवाद का गढ़ था। ये भी कहा हुआ है इसको कि ये लोग खाली मंदिर को ही दान दे देते थे, बाकी लोगों ने कुछ नहीं दिया, और ये इन्होंने ब्राह्मण्स को बहुत जमीन दी, ब्राह्मण्स को काफी बढ़ावा दिया इन्होंने। तो ये भी पॉइंट में कहा हुआ है, ठीक है, कि बिल्कुल हिंदू राष्ट्र ही बनाना चाहते थे, एक रूढ़िवाद का गढ़ था ये विजयनगर एम्पायर। ओके, तो इस चीज के ऊपर भी पॉइंट रखा हुआ है, बहुत अटेंशन दी गई है इस पॉइंट में, क्योंकि बहामनी के साथ कंप्लीटली साइड पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है, बहामनी ऊपर हो गए, विजयनगर हो गए, तो उसको मुस्लिम स्टेट बोल देते थे, इसको हिंदू स्टेट बोल देते थे, तो इसमें थोड़ा और स्पाइस ऐड हो जाता था। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर को ये कहा गया, और रीजन क्या है कि बहुत इन्होंने ग्रांट्स दिए मंदिरों को भूमि दी, मंदिरों को पैसे दिए, और अपने आप को बोलते भी थे कि हम प्रोटेक्टर ऑफ द वेदास एंड वैदिक पथ है, हम वेदों के संरक्षण और वैदिक पथ है। इन सब चीजों के बारे में कहा हुआ है। ये भी कहा हुआ है कि उन्होंने ब्राह्मण्स को बहुत फेवर किया हुआ था, ब्राह्मण्स को बहुत उपहार दिए हुए थे। तो ये भी कहा हुआ है, जैसे कि जमीन दे दी, जिसको टैक्स नहीं पे करना था वापस। ठीक है, अब आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि हम कंप्लीटली इसको ये नहीं बोल सकते कंप्लीटली हिंदू स्टेट था एंड खाली ब्राह्मण्स को जमीन दे रहा है, मंदिर कोई भूमि अनुदान दे रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण्स को क्यों जमीन दी? आप सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ब्राह्मण्स को क्यों जमीन दी? क्योंकि जो नायक होते थे वो काफी पावरफुल थे, उनको बैलेंस करने के लिए ब्राह्मण्स को जमीन देनी पड़ी इनको, कि वो इतने शक्तिशाली हो चुके हैं, तो हमें भी कुछ ऐसे लोग चाहिए जो हमारे वफादार रहे, तो ब्राह्मण्स को इन्होंने जमीन देनी शुरू कर दी। तो एक तो सबसे पहला जो मिथ है इस चीज को लेके, भाई पूरा हिंदू स्टेट है, खाली ब्राह्मण्स को जमीन दे रहा है, तो यहाँ से आपको बस हो जाता है। दूसरी चीज कि विजयनगर के रूलर सेवाइट तो थे, यानी कि शिवा के संरक्षण थे, एंड उनकी पूजा ज्यादा करते थे, लेकिन दूसरे जो धर्म थे उनको उन्होंने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, चाहे वो हिंदूज के अंदर जो पंथ हो उनको भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, जैन्स को भी उन्होंने संरक्षण दिया होता है, क्रिश्चियन मिशनरीज भी कोर्ट के अंदर रहा करते थे, वो मिशनरी वर्क करते रहते थे, तब भी उन्होंने उनको कोई परेशान नहीं किया। ये भी सिंपल पॉइंट है। मुस्लिम सोल्जर्स देवराय 1 देवराय 2 कितने बड़े पैमाने पे एम्प्लॉय किए गए थे, आपको पता ही है, और जब उनको एम्प्लॉय किया गया था, उनको नौकरी दी गई थी, तो वो अपनी नमाज वगैरह अदा करते थे, उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया गया था। एक ही इंस्टांस हमें देखने को मिलता है, जब 1469 के अंदर मलिक अर्जुन राया जो थे, उन्होंने गुस्से में आके एक मुस्लिम व्यापारी थे भटकाल के उसको मतलब उसको वहां से निकाल दिया था, कि यहाँ पे वो घोड़ों का व्यापार कर रहे थे, वो बहामनी रूलर के साथ मिले हुए थे, तो वहां से उनको निकाल दिया था। तो इस वजह से उस टाइम पे बहुत सारे जो मुस्लिम थे वो भी साथ में चले गए थे। तो एक ऐसा इंस्टांस देखने को आता है। ठीक है, अदरवाइज हमें ऐसा कोई इंस्टांस देखने को मिला नहीं था, तो कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ इनके विजन के टाइम पे जहाँ पे ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो ये एक इंस्टांस था मलिक अर्जुन राय का, कि एक मुस्लिम व्यापारी जो बहामनी सल्तनत के साथ व्यापार कर रहा था, घोड़ों का व्यापार कर रहा था, गुस्से में आके उन्होंने कहा कि यहाँ से निकल जाओ, और उसके साथ में बहुत सारे मुस्लिम थे, वो भी वहां से छोड़ के गए थे। ठीक है, तो ये एक इंस्टांस था। 10,000 मुस्लिम्स बाद में फिर इस मतलब इसी इवेंट को लेके ये बोला गया है कि यहाँ पे 10,000 मुस्लिम मैसेकर किए गए थे, मारे गए थे एक इवेंट के अंदर। ओके, देन उधर से भी हुआ था, बहामनी सल्तनत से भी ऐसे ही हुआ था। आपको पता है, ये जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था, एक दो इवेंट में ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे दोनों तरफ ऐसे लोग मारे गए थे। तो बस एक दो इवेंट, लेकिन फिर हम इसको ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल कंप्लीटली एक हिंदू स्टेट था। देन बर्टनस्टाइन, ये आपके एग्जामिनेशन के अंदर भी आया है। बर्टनस्टाइन ने बोला हुआ है इसको सेगमेंटरी स्टेट, एक खंडित राज्य है। सेगमेंटरी स्टेट क्या मतलब होता है? सेगमेंटरी स्टेट का मतलब होता है सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है, ये अलग सेगमेंट, ये अलग सेगमेंट, ये अलग सेगमेंट है ना, और ऊपर राजा हो गया, तो ये अलग अलग सेगमेंट्स है। राजा के नीचे हैं सब ये, और ये राजा के वफादार होते हैं, वफादार इन द सेंस कि मिलिट्री उसको दे रहे हैं, सर्विस उसके लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो ये उसको सेगमेंटरी स्टेट बोलते हैं। समझ में आ गया? सेगमेंटरी स्टेट, खंडित राज्य समझ में आ गया, है ना, सिंपल है बिल्कुल। लाइक अमेरिका, अमेरिका अब इतना तो नहीं सोच सकते, अमेरिका को सेगमेंटरी स्टेट तो नहीं बोल सकते अमेरिका को सेगमेंटरी स्टेट नहीं बोल सकते, उसको तो फेडरल स्टेट बोलते हैं, वो तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। ठीक है, उसको यहाँ पे हम नहीं यूज कर सकते अमेरिका वाला। समझ में आ गया ना सेगमेंटरी स्टेट का मतलब क्या है? चलो आगे की तरफ चलते हैं। सेगमेंटरी स्टेट के बारे में बात नुनीज और पेज ने भी की हुई है, कि ये राजा के अंदर थे और राजा को सारा पैसे देते थे, उसके लिए मिलिट्री देते थे, तो नुनीज और पेज ने भी इसके बारे में बात की हुई है। फिर नीलकंठ शास्त्री ने इसको बोला हुआ है बिल्कुल केंद्रीकृत राज्य था। अब केंद्रीकृत राज्य कहना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है इस टाइम पर, केंद्रीकृत तो हमें कहीं से दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा तो है नहीं, राजा के ऊपर निर्भर है, राजा इनको जमीन दे रहा है, और राजा जब इनको आवाज लगा रहा है वो तभी आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो नीलकंठ शास्त्री इसको बोलते हैं कि ये सेंट्रलाइज स्टेट था, केंद्रीकृत था। वो ये बोलते हैं कि राजा जो है वो ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब राजा इनके ऊपर ज्यादा नियंत्रण किए हुए है, इन नायकास के ऊपर ज्यादा नियंत्रण किए हुए है, ये बोला हुआ नीलकंठ शास्त्री ने। नीलकंठ शास्त्री ये बोलते हैं कि नायका जो थे वो स्वतंत्र थे, ऑटोनोमस थे, लेकिन ऑटोनोमस का मतलब ये नहीं कि वो राजा के अंदर है ही नहीं, राजा उनको देख ही नहीं रहा है। तो ये नीलकंठ शास्त्री का पॉइंट है, ये बोलते हैं कि राजा उनको देख रहा है और ये अकाउंटेबल है, यानी कि जवाबदेह है राजा के लिए, राजा के सामने इनको जवाबदेही करनी पड़ेगी। तो ये बोला हुआ है नीलकंठ शास्त्री। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको नीलकंठ शास्त्री का पॉइंट? हाँ, चलो समझ में आ गया कि नहीं आया?
समझ में आ गया सबके? चलो मैं एक आपको खास बात बताता हूँ। खास बात क्या है, एक मैंने बताया था आपको कल मैं वो पढ़ रहा था किताब विलियम डैरेंविल की किताब थी वो द एनार्की। तो उसमें एक इवेंट था जिसके बारे में मैं बताता हूँ। थॉमस रो आते हैं कोर्ट के अंदर जहांगीर की, ठीक है? तो थॉमस रो है, इसी कोर्ट के अंदर आते हैं जहांगीर की। तो वो बिल्कुल मेस्मराइज़ हो जाते हैं, कितनी भव्य कोर्ट, इतने अमीर जहांगीर, और वो बातचीत करने के लिए आता है। भाई थॉमस रो क्यों आता है जहांगीर के यहाँ पे? बातचीत करने के लिए, व्यापार करने के लिए, सर हमें यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करनी है, दे दो, इजाज़त दे दो, ठीक है? वो ऐसे उसके सामने घूमता रहता है। जहांगीर उसको भाव भी नहीं दे रहा होता है, ठीक है? कौन है ये भाई, कहाँ से आया है? हाँ, बात वैसे बात कर रहा होता है, जहांगीर कोई भाव नहीं देता उसको। लेकिन जहांगीर थॉमस, आप इमेजिन करोगे थॉमस रॉय के बराबर में है और थॉमस रॉय से बात कर रहा है जहांगीर से कि सर हमें फैक्ट्री चाहिए, हमें फैक्ट्री लगानी है, परमिशन दे दो, व्यापार करनी है, सिक्के-विक्के बनानी है, कैसे-कैसे करना है। जहांगीर उसकी बातें सुन नहीं रहा होता है और जहांगीर उसको ये पूछता है कि तुम कितने दिन में पीते हो? तुम कितना पीते हो? मैं तो आज के टाइम पे बहुत कम पीता हूँ, मैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पीता था। तो ये बात जहांगीर उससे वापस कर रहा होता है। तो मैंने इवेंट पढ़ा, मैंने कहा ये जहांगीर तो अपनी अपनी टोन में ही था भाई बिल्कुल। वो उससे ये पूछ रहा है कि तुम कितना पीते हो? ठीक है, अभी तुम कितना पीते हो? तुम पहले कितना पीते थे? मैं फिर अपने बारे में बताता कि मैं तो पहले बहुत पीता था, ठीक है, अभी तो मैंने कट कर दिया है बहुत, अभी तो मैं थोड़ी बहुत ही पीता हूँ। तो ये जहांगीर थॉमस रॉय से बता, मतलब वो उसको भाव ही नहीं दे रहा होता है। अब इससे इससे ये देखो कि वो उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता है कि वो उसके सामने खड़ा हुआ है और वो उससे बात कर रहा है व्यापार वगैरह की, और जहांगीर पीने-वीने की बात कर रहा है कि ये क्या बातें कर रहा है? तो तुम ये बताओ तुम कितना पीते थे? ठीक है? चलो आगे चलते हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन विजयनगर, विजयनगर के अंतर्गत अर्थव्यवस्था और समाज। सो इसके बारे में बात करते हैं। सो क्या इकोनॉमी हुआ करती थी, क्या सोसाइटी थी विजयनगर की, ठीक है? सो हाँ, तब भी परमिशन दे दी, वो उसकी अलग बात है। परमिशन तो उसने दे दी कि थोड़ा बहुत अपना व्यापार कर लेंगे, अपना फैक्ट्री चला लेंगे, क्योंकि मुगल्स के सामने ना उस टाइम पर कोई नहीं था। आप पूरी दुनिया देख लो उस टाइम पे ही, और मुगल्स को देख लो, उनके सामने कोई नहीं था, सबसे अमीर हुआ करते थे मुगल्स, पूरी दुनिया के अंदर। ओके? ऐसा नहीं खाली हिंदुस्तान के अंदर ही सबसे अमीर थे। तो जब कोई आपके सामने आया है, वो आपको परमिशन माँग रहा है कि सर फैक्ट्री लगानी है, तो आप इग्नोर करके ऐसे दे दोगे, लगा ले क्या दिक्कत है, क्या ही फाड़ लिया मेरा। बाद में उन्होंने बहुत कुछ फाड़ लिया। ठीक है? आपने सुना होगा, देखो टर्म मैं आपको मुगल्स का बताता हूँ। मुगल, आपने वर्ड यूज़ सुना है मुगल? ये इंग्लिश वर्ड है मुगल, है ना? इंग्लिश वर्ड है मुगल। इसका मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा बिज़नेस मुगल, बिज़नेस मुगल बोलते हैं, लैंड मुगल बोलते हैं, है ना? बिज़नेस मुगल, लैंड मुगल, मीडिया मुगल। सुना है या नहीं सुना? सुना है कभी? ऐसे कैसे हो जाएगा आपने नहीं सुना? ये टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ की जाती है कि जहाँ पे बोलते हैं मीडिया मुगल। मीडिया मुगल का मतलब होता है कि मीडिया का मतलब मीडिया में टॉप पे है, ठीक है? मीडिया में से कोई ऊपर है नहीं, सारी मीडिया से कंट्रोल के अंदर है। बिज़नेस मुगल बोलते हैं। बिज़नेस मुगल मतलब कि बिज़नेस का बादशाह है एंड बिज़नेस बहुत अच्छे से आता है, इससे बढ़िया किसको आता ही नहीं। लैंड मुगल का मतलब होता है ज़मीन इसके पास बहुत सारी है, ठीक है? ये मुगल जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? ये मुगल से ही आया है, ठीक है? मुगल। मुगल उस टाइम पर पे इतने पावरफुल थे, इतने अमीर हुआ करते थे कि अंग्रेज़ जलते थे। अंग्रेज़ ये सोचते थे कि ये क्या है भाई, ये इतने अमीर लोग हैं, सोना ही सोना है यहाँ पे। इतनी तगड़ी इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, 25% मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी, 25% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से आती थी बाहर पूरी दुनिया के अंदर। इतने पावरफुल थे मुगल्स। ठीक है? चलो बाद में बात करेंगे जब मुगल्स आ गए। चलो यहाँ पे शुरू करते हैं, लैंड एंड इनकम राइट, भूमि और आय अधिकार। राइस जो था, चावल मुख्य फसल था, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट चावल, काला और सफेद चावल भी हमें देखने को मिलता है, कोरोमंडल से कोलकाता में उगाया जाता था। ऐसे सीरियल्स हो गए, ग्राम और पल्सेस ये भी उगाए जाते थे, स्पाइसेस हो गए, कोकोनट हो गए, ये भी उगाए जाते थे, बेटल नट्स भी उगाया जाता था। बेटल नट्स ये आपका आया था आपका इस बार, तो ये यहाँ पे विजयनगर के अंदर उगाया जाता था। ओके? तो विजयनगर के अंदर बेटल नट्स था। लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स था, भू राजस्व की आय का मेन सोर्स था। उनकी इंडस्ट्री तो थी नहीं इतनी बड़ी कि भाई इंडस्ट्री में सेटअप की हुई थी, तो भू राजस्व मेन सोर्स था इनकम का, वहीं से आपकी इनकम आती थी, वहीं से आपका खर्चा चलता था। जमीन काफी फर्टाइल थी क्योंकि दो आपकी में काफी जमीन हुआ करती थी, तो उसी की वजह से टैक्स भी अलग अलग थे। तो जनरली ये बोला जाता है कि 1/6, 1/6 भाग का ये जनरली था कि पूरा एवरेज ले लो तो 1/6 था। लेकिन कुछ जगह हमें देखने को मिलता है कि 1/4 भी था, ठीक है? और उससे कम भी हमें देखने को मिलता है जहाँ पे और ज्यादा जमीन जहाँ पे उपजाऊ थी। ब्राह्मण्स के ऊपर, मंदिर के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, और लगाया भी जाता तो बहुत मिनिमल था, जैसे कि 1/20, 1/30, बहुत ही मिनिमल, कुछ है ही नहीं। मोस्ट ज्यादातर केसेस में था ही नहीं। जब उनको मंदिर दिया रहे हैं, जमीन दिया रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमें देखने को मिलता था और वो बहुत कम था, 1/20 से 1/30। आप वो कैश के अंदर पे कर दो उसको या वस्तु के अंदर पे कर दो, आपकी इच्छा है जैसे आपको पे करना है। 3 तरीके की जमीन होती थी, अमरा, भंडारवाड़ा, मन्या, ठीक है? अमरा, भंडारवाड़ा, मन्या। अमरा कौन सी होती थी? अमर नायका वाली। अमरा अमर नायका वाली। अमर नायका की जमीन सबसे ज्यादा होती थी। भंडारवाड़ा जैसे खालिसा की जमीन होती थी उसको भंडारवाड़ा बोलते थे। जैसे खालिसा की जमीन सारी राजा के पास जाएगा पैसा, खालिसा वाला उसको भंडारवाड़ा बोलते थे। दूसरे नंबर पे आती है और तीसरी मन्या टैक्स फ्री। सबसे ज्यादा ए, फिर बी और फिर एम, ऐसे याद कर लेना, ठीक है? ए, बी, एम। बहुत से लोग तो दिल्ली सल्तनत और मुगल सब एक ही है बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत और मुगल तो बहुत अलग-अलग है, जमीन आसमान के अंदर है। दिल्ली सल्तनत वाले इतने अमीर नहीं थे, इतने मुगल थे। ओके? चलो। अमरा सबसे ज्यादा, क्योंकि अमर नायका के अंदर यही था और इनको जमीन दी गई थी। भंडारवाड़ा जैसे खालिसा के अंदर जमीन होती है, सारा का सारा राजस्व यहाँ से बादशाह के पास, राजा के पास जाएगा, तो वो भंडारवाड़ा हो गया। मन्या जो टैक्स फ्री था, जो मंदिर को दिया जाता था, ब्राह्मण्स को दिया जाता था, उसको मन्या बोलते थे। ठीक है? चलो आगे की तरफ चलते हैं। अमर मखनी टर्म यूज़ किया गया है। अमर मखनी, अमर मखनी क्या होता है? याद रखना अमर मखनी का मतलब क्या होता है? अमर मखनी का मतलब होता है कि ये ज़मीन, अमर मखनी का मतलब है कि ये ज़मीन जो नायका है उसके पास है, ओके? जो नायका है उसके पास है और उसका 1/16 हिस्सा जो है मखनी, 1/16, 1/16 हिस्सा वो अपने पास रख सकता है। बाकी उसको खर्च करना पड़ेगा। 1/16 वो अपने पास रख सकता है। ठीक है? समझ में आ गया सबको? अमर मखनी क्या है? अमर मखनी ज़मीन सारी की सारी ये नायका के पास है और उसका 1/16 हिस्सा, 1 बटा शेयर वो अपने पास रख सकता है अपने खर्च के लिए। बाकी उसको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है? सो उसके पास लिमिटेड शेयर था, जैसे कि आप देख सकते हो 1/16 अपने पास रखता है, बाकी उसको खर्च करना पड़ेगा। हिस्ट्री नहीं पता मेरे हस्बैंड को, सो इसमें बहुत लोगों को हिस्ट्री नहीं पता होती, ठीक है? पता नहीं कुछ से कुछ गायब बात रहते हैं, ठीक है? उनको वापस कन्फ्रंट भी नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे ऑफिस के अंदर ही है, अब मैं क्या बताऊँ आपको भाई, ऑनलाइन क्लास है, ठीक है? छोड़ो, मन्य राइट के बारे में बात करते हैं। हाँ, व्हाट्सएप वाले तो बहुत डरे होते हैं। तो व्हाट्सएप वाले ही हैं वो। हाँ जी, 1 मिनट, लास्ट चांस था औरंगज़ेब के टाइम पे जब टैक्स नहीं देते ब्रिटिश। अमर मखनी का मतलब ये होता है कि अगर ये ज़मीन किसी नायका के पास है और ज़मीन पूरी अगर नायका के पास है, तो 1/16 का 1/16 जो है, वो उसके पास होगा शेयर। मतलब जो भी पूरा पूरा इसके यहाँ से ज़मीन से आ रहा है, तो 1/16 अपने पास रखेगा। इसको अमर मखनी बोलते थे। ओके? चलो आगे की तरफ चलते हैं। मन्य राइट जो टैक्स फ्री राइट थी उसके अंदर तो काफ़ी चेंजेस भी हुए थे। सबसे पहले ब्राह्मण्स को दी जाती थी, फिर जो ग्रुप्स था ब्राह्मण्स का उनको भी दी जाती थी, मंदिरों को भी दी जाती थी, मठ्स को भी दी जाती थी। जैसे कि नॉन ब्राह्मण सेवा सिद्धांत थे, वैष्णव ग्रुप थे, उनको भी दी गई थी। तो खाली ब्राह्मण्स तक सीमित नहीं है, ये मंदिर तक सीमित नहीं है, ठीक है? अगर मठ्स भी हैं, अगर नॉन ब्राह्मण भी है, गैर ब्राह्मण भी है, उनको भी दी गई थी। सेवा सिद्धांत वैष्णव ग्रुप उनको भी दी गई थी, ठीक है? तो और देवदाना जो होता था ग्रांट्स टेम्पल्स को, वो भी बढ़ता जा रहा था, दूसरे लोगों को भी दिया जाता था, ठीक है? तो ये धीरे-धीरे बढ़ा था, दूसरे लोगों को दिया जाता था। दूसरे भी टैक्सेस होते थे, जैसे कोई थोड़ा बहुत व्यापार कर रहा है, कोई शॉपकीपर है, धोबी है, कुम्हार है, जूते बनाने वाला है, उनके ऊपर भी टैक्स लगाए जाते थे, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगते थे, जैसे ग्रेजिंग और हाउस टैक्स, जैसे चराई और रहकर अलाउद्दीन ने लगाया था, यहाँ भी था, सेम टैक्सेस यहाँ भी हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद
एक इंपॉर्टेंट टैक्स आपको याद रखना है, स्थलादयम, मर्दादयम, मनुलदयम। तो ये 3 मतलब था तो एक ही, टर्मिनोलॉजी तो एक ही है। मतलब इससे एक ही है, लेकिन उसको अलग-अलग टर्म से जाना जाता है। स्थलादयम, मर्दादयम, मनुलदयम। इसका मतलब है ट्रांजिट ड्यूज़, राहदारी प्रभार। तो अगर आप सामान लेके यहाँ जा रहे हो, बीच में जो टैक्स लगता है, जैसे टोल टैक्स बोलते हैं आज के टाइम पे, तो इसको ये वो वाला टैक्स था, ठीक है? इसको एक ही मतलब है इसका, स्थलादयम, मर्दादयम, मनुलदयम, और ये ट्रांजिट ड्यूज़ इसको बोला जाता है। एक और कैटेगरी का टैक्स है जो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इरिगेशन वाला टैक्स। अब वो अलग है, पीओज़ वाले से अलग है। पीओज़ का इरिगेशन टैक्स, जो सिंचाई पर है, हक के शब्द इसको बोलते थे, ठीक है? इनका जो है वो ये है, इसका कौन से एग्ज़ाम के अंदर आया था स्थलादयम? स्थलादयम तो नहीं आया अभी यूजीसी के अंदर, ये आया है? अभी तो नहीं आया जहाँ तक है, आया है? स्थलादयम, मृगयादयम एंड मनुलदयम आया है, ओके। सो एक और कैटेगरी ऑफ लैंड था, एक और कैटेगरी ऑफ टैक्स था जिसको बोलते थे सिंचाई से जमीन की जो उपज है वो इंप्रूव हुई है, ठीक है? वो वाला टैक्स तो हक के शब्द से अलग है। हक के शब्द तो सिंचाई था कि सिंचाई हम दे रहे हैं आपको, हम आपको नहर लेके आ रहे हैं, हम आपके लिए नहर लेके आ रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं, तो आपके ऊपर हक के शब्द लगा रहे हैं। ये वाला टैक्स थोड़ा सा अलग है कि हम आपके लिए पानी लेके आ रहे हैं, हम आपके लिए सिंचाई लेके आ रहे हैं, उससे जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, उससे जो आपकी उपज जो हो रही है, जो बढ़ रही है, उसके ऊपर टैक्स है, और उसको बोलते थे दशबंधा। तमिल के अंदर, तत्तुगुड़ा आंध्र के अंदर और कर्नाटक के अंदर, ठीक है? दशबंधा तमिल के अंदर, तत्तुगुड़ा आंध्र और कर्नाटक के अंदर। ध्यान देना, ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, जमीन की उपज इंप्रूव हो रही है, इस वजह से टैक्स लगाया गया था। और ये पर्सनल था, अगर किसी किसी और के पास जमीन ट्रांसफर कर दी गई है तो उसके पास चला जाएगा, फिर टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। हर किसी को पर्सनल लगाया जाता था, तो ऐसा नहीं कि पूरे समूह पे लगाया जाता था, हर एक पर्सन के ऊपर लगाया जाता था, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई, ठीक है? और उससे उसका ही फायदा होता था, जो भी वो टैक्स दे रहा है, क्योंकि वापस जब वो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है तो दोबारा राजा दोबारा से जमीन के ऊपर लगाया जाता था, दोबारा से और सिंचाई इंप्रूव करता था और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती थी। तो ये उसी को ही फायदा करता था पूरा दशवंधरा और दत्तुगुड़ा। समझ में आ गया? दशवंधरा दत्तुगुड़ा। अब देख लेते हैं मंदिरों का आर्थिक भूमिका। मंदिर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, सबको पता है, ओके? ऐसे नहीं खाली पूजा करने के लिए जा रहे हैं मंदिर, आप आर्थिक तौर पे देखा करोगे मंदिर कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ट्यूसडे होता है, सैटरडे होता है, या कोई बड़ा इवेंट होता है, तो उसके आस-पास जो लोग होते हैं, उनकी लाइवलीहुड उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो इस तरीके से देखो मंदिरों को, ठीक है? मंदिर के पास जो शॉप्स होती हैं, वो कैसे चलती हैं, मेलों के अंदर देखो, हाँ, मंदिर के आस-पास मेले भी लगते हैं, पूरी मार्केट लग जाती है, इस सेंस में मंदिरों का आर्थिक आर्थिक भूमिका काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? इवन ऐसे ही बिज़नेस होते हैं जो खाली फूल माला वाले बिज़नेस मैंने देखे हुए हैं। जैसे थोड़े दिन पहले अगर कोई शार्क टैंक दिखता हो, तो उसने एक्चुअली फूल माला वाला ही बिज़नेस शुरू कर दिया था कि हमें फूल माला हर जगह पहुँचानी है। तो उसने स्टार्टअप शुरू किया हुआ था ये, फूल माला वाली स्टार्टअप कि हम हर जगह जाएँगे, फूल माला वहाँ पे देंगे, तो वो बिज़नेस था। तो इमेजिन करो कि आप टेंपल के ऊपर आपने एक स्टार्टअप शुरू कर दिया कि फूल माला वाली टेंपल स्टार्टअप है। ठीक है? जो कि होती है, क्योंकि अगर कोई मंदिर के अंदर जाएगा तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? उसको फूल माला चाहिए। मंदिर के अंदर जाओगे तो फूल माला चाहिए। अगर कोई आपको प्रोवाइड कर दे और तो बहुत बढ़िया है। तो इस वजह से देखो इतनी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है मंदिरों के आर्थिक तौर पे। ठीक है? तो देख लेते हैं जो मंदिर को भूमि दी जाती है उसको क्या बोलते थे? देवदानव विलेज बोलते थे। ये मंदिर को दी गई है और कोई टैक्स इनके ऊपर नहीं लगता था। अगर मंदिर को ज़मीन दी जा रही है, उसको भूमि दी जा रही है, तो मंदिर क्या करेगा भूमि का? मंदिर क्या करेगा? वहाँ पे वो भी खेती करते थे, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ की जाती थी और जो भी इनकम उससे मिलेगी, वो मंदिरों के अंदर यूज़ की जाएगी। चाहे मंदिर के अंदर कोई भी रिचुअल परफॉर्म करनी हो, कोई भी सर्विस परफॉर्म करनी हो मंदिर के अंदर, या इवन ऑफरिंग्स हो, जैसे कि मंदिर के बाद जो प्रसाद होता है, वो भी मंदिर से निकल के आता है। तो सारी की सारी चीज़ें मंदिर से ही आती हैं। ओके? तो मंदिर वो बाहर से बोरो नहीं कर रहा है, वो अपनी ज़मीन जो उसको मिली हुई है, उस पे प्रोडक्टिविटी कर रहा है, उसके बाद उसके ऊपर सारे काम किए जा रहे हैं। मंदिर को कैश भी दिया जाता था, ज़मीन भी दी जाती थी, टाइम भी दिया जाता था, सारी चीज़ें दी जाती थी और उनका खुद का ही प्रोडक्शन होता था पूरा। ओके? टेंपल इरिगेशन भी करता था, सिंचाई भी करता था। मतलब जैसे कोई मनुष्य होता है, मंदिर भी बिल्कुल वैसे ही था। मंदिर के पास पूरी ज़मीन है और पूरा का पूरा उनके ऊपर वो काम कर रहे हैं एंड इरिगेशन भी कर रहे हैं, प्रॉपर्ली मनी भी ले रहे हैं वहाँ से। फिर मनी आगे भी दे रहे हैं किसी को एज़ लोन, ठीक है? तो बहुत सारी किसी को ज़रूरत होती थी, तो मंदिरों से ही एक्चुअली आगे पैसे आते थे। तो मंदिर एक तरीके से बिल्कुल अर्थव्यवस्था की तरह खुद खड़े हो गए थे इस टाइम पीरियड पे। पहले भी थे, ऐसा नहीं कि अर्ली मिडल में नहीं थे, तब एंशिएंट में तब भी थे, तब भी मंदिरों का ऐसे ही चल रहा था। ओके? तो समझ में आ गया मंदिर का आर्थिक आर्थिक भूमिका क्या थी मंदिर की साउथ इंडिया के अंदर, कितनी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। हमने चोलास के अंदर भी देखा था, बहुत सारे लोग इसके अंदर काम भी करते थे, बहुत बड़े लैंड होल्डर थे, इसके अंदर काम भी करते थे, मंदिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे, ठीक है? महालिंगम जो है इंस्क्रिप्शन है, महालिंगम इंस्क्रिप्शन वो बताते हैं कि मंदिर के अंदर 370 लोग एम्प्लॉयड हैं। आज चले जाओ साउथ इंडिया के अंदर बड़े-बड़े मंदिर हैं, उसके अंदर तो और ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, जहाँ पे सारे काम किए जा रहे हैं, रिचुअल सर्विस हो रही है, कुछ भी लोन दिया जा रहा है इंडिविजुअल को, विलेज असेंबलीज़ को, इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए, आर्ट विकास के लिए, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर विदेशी व्यापार देख लेते हैं, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड कैसे चलता है? अमुक्तम मर्यादा कृष्ण देव राय की उन्होंने बताया हुआ है, देन डोमिंगो पेज ने बताया, उन्होंने बताया कि घोड़ों का व्यापार सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है। अगर आपके पास घोड़े हैं तो आपको काफी मदद मिलेगी सीना के अंदर, क्योंकि आपको लड़ाई लड़नी है महाभारत से, घोड़ों का व्यापार सबसे इंपॉर्टेंट होता था। और जो पोर्ट्स होते थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, और जो व्यापारी होते थे जो इन चीजों के अंदर व्यापार कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। तो जो मुस्लिम मर्चेंट्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, मुस्लिम व्यापारी जिन्होंने पूरा 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 व्यापार नियंत्रण किया हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट थे। कैसे? आप देखो, उनको बॉडी गार्ड दिया है, नायर बॉडी गार्ड दिया है, उनको अकाउंटेंट दिया जाए, ब्रोकर दिया जाए, ठीक है? तो ये सारे लोग अगर उनको दिए जा रहे हैं उनके पर्सनल, ये आपका बॉडी गार्ड है, ये आपका अकाउंटेंट है, ये आपके ब्रोकर है, तो दिखाता है कितने इंपॉर्टेंट है, कितने महत्वपूर्ण थे वो। उनको एक अधिकार भी दिया हुआ था कयाल का। कयाल एक जगह है, उनका एक अधिकार उनको दे दिया कि आपकी यहाँ पे जो भी पर्ल फिशरीज है, पर्ल फिशरीज मोती मत्स्य है, वो सारी यहाँ पे आपकी, ठीक है? तो कितने इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दिखता था कि जो घोड़े के अंदर व्यापार करते थे वो कितने इंपॉर्टेंट होते थे। तो अरबी घोड़े बाहर से आते थे, फिर पोर्तुगीज पहले अरब कंट्रोल करते थे, फिर पोर्तुगीज कंट्रोल करना शुरू कर दिया था घोड़ों का व्यापार। उनके हॉर्सेस अरबी होते थे, सीरिया से आते थे, तुर्की से आते थे, पोर्ट गोवा से होते हुए आते थे, विजयनगर के पास जब गोवा था तो उनके पास गोवा से होते हुए घोड़े उनके पास आते थे, तो घोड़ों की एलिवेंस सबसे ज्यादा थी। नोनीज ने डायमंड माइंस के बारे में बताया हुआ है कि विजयनगर के अंदर डायमंड माइन थी, खदान थी और सबसे रिच थी, सबसे अमीर थी इस टाइम पे, ठीक है? तो ये भी नोनीज ने बताया हुआ है, एग्जामिनेशन के अंदर आया हुआ है कि इंडस्ट्री थी, पूरी डायमंड माइनिंग की यहाँ पे इंडस्ट्री थी, डायमंड भी माइन कर रहे हैं, वहाँ पे डायमंड उनको मिल गया, उसको कटिंग भी कर रहे हैं, प्रॉपर्ली उसको बना के भेजा जा रहा है। ये पूरी इंडस्ट्री के बारे में नोनीज ने जिक्र किया हुआ है। इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार, यस बिल्कुल था, जैसे दिल्ली सल्तनत के अंदर का ऐसे यहाँ भी था। आंतरिक व्यापार होता क्या है कि अंदर आपकी मार्केट है, अंदर से भी व्यापार होगा आपका, उससे जो डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, शहर जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है? गाँव जो है वो कनेक्टेड है, तो सब बटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इस तरीके से आपका आंतरिक व्यापार होता है। हर जगह होता है, विजयनगर के अंदर भी है। आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, जैसे कि पट्टा स्वामी, ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है कि आंतरिक व्यापार तो हर जगह होता है, लेकिन टर्म्स याद रखनी है। टर्म्स पट्टा स्वामी का मतलब ये है कि लीडर, एक जो लीडर है ट्रेड एसोसिएशन का, व्यापार संघ है, उसका जो नेता है उसको पट्टा स्वामी बोलते थे। ओके? तो व्यापार हर जगह होता था, मार्केट हर जगह लगती थी, फेयर हर जगह लगते थे। यहाँ पे उस ट्रेड एसोसिएशन के व्यापार संघ के नेता का क्या नाम होता था, उसको बोलते थे पट्टा स्वामी। ये सब कुछ सुपरवाइज करता था, सारी चीजें देखता था। ओके? देन उसके बाद थोड़े-थोड़े जमींदार भी होते थे, जिनके पास जमीन होती थी, गौड़ा के, चीफ थे नाडू के, ये भी व्यापार के अंदर लगे हुए थे। इनका भी एविडेंस मिलता है कि ये भी व्यापार के अंदर थे, लोकल मैग्नेट थे, मतलब इनके पास अपनी जमीन थी ग्रामीण स्तर पे, ये भी व्यापार के अंदर लगे हुए थे। ठीक है? ये बोला गया कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में 80 प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे इस टाइम पे। ओके? देन बहुत सारे धार्मिक शहर भी थे, कुछ वाणिज्यिक भी थे और कुछ प्रशासनिक भी थे। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर आया कि शहर कैसे बटे हुए थे। धार्मिक हो गए आपके, वाणिज्यिक हो गए, प्रशासनिक हो गए, इस तरीके से शहर बटे हुए थे आपके, और बहुत सारे शहर में व्यापारी होते थे, काफी काफी पावरफुल व्यापारी होते थे। ओके? मार्केट एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर के अंदर भी डिवाइडेड थी। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, वो कॉन्सेप्ट अभी भी है। देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट अभी भी है, कोई गया नहीं है। लेफ्ट हैंड को क्या बोलते थे? राइट हैंड को क्या बोलते थे? जल्दी बताओ। लेफ्ट हैंड को क्या बोलते थे?
लेफ्ट को क्या बोलते थे? विलंगी, इडंगी? इडंगी, लेफ्ट हैंड इडंगी, राइट हैंड विलंगी, है ना? हाँ, ठीक है। सो ये था राइट हैंड लेफ्ट हैंड कास्ट एसोसिएशन और ये हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। मतलब आप चाहे चोलास के अंदर देखो, अर्ली मिडिवल इंडिया में, और यहाँ पे भी देखो तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कास्ट एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है? सो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। क्या क्या याद रखना है आपको? शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा भाई, इनका तो आप ऐसे याद करोगे, ठीक है? ये तो शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। आरवीआईएल, आरवीआईएल, हाँ, ऐसे कर लो अगर आपको याद रहे तो। आरवीआईएल, राइट हैंड विलंगी एंड लेफ्ट हैंड इडंगी। इडंगी देखो उल्टा-उल्टा शब्द है इडंगी, लेफ्ट हैंड इडंगी, ठीक है? राइट हैंड विलंगी, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको अर्ली मिडिवल इंडिया में बताया हुआ था कि चोलास के टाइम पे स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स भी होते थे, यहाँ पे भी स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स थे। तो तेलुगु के जो तेली व्यापारी हुआ करते थे, एक तो बेरवाड़ा शहर के, वो स्पेशलाइज्ड ग्रुप थे, ओके? तो चोलास के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। माय फियांसे कैसे बन रहा है यहाँ पे? एफआई, क्या माय फियांसे कैसे बन रहा है यहाँ पे? आरवीएलआई, ये कैसे ट्रिक है? हाँ? अच्छा, आपके फियांसे का नाम ही यही है, ओके, ओके, ओके। पूरी बात बताओ ना, मुझे लगा फियांसे कुछ यहाँ पे कुछ बन रहा है ट्रिक, ठीक है? आपके फियांसे का नाम है आरवी, ओके? तो राइट हैंड विलंगी, तो उनको विलंगी विलंगी बोला तो ठीक है? राइट हैंड कास्ट एसोसिएशन, ठीक है? चलो। तो शादी होने वाली है आपकी, हाँ? इनवाइट करोगे सबको? यहाँ पे लास्ट में स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आ जाएंगे सब लोग। जवाब नहीं आया अभी, हाँ? अच्छा, जार क्वालीफाई करने के बाद ही शादी करोगे? ठीक है, चलो समाज के बारे में देख लेते हैं अब। समाज किस तरीके का हुआ करता था? तो कुछ सेक्युलर फंक्शन भी परफॉर्म करते थे ब्राह्मण्स। सेक्युलर फंक्शन के अंदर क्या आ जाएगा? अगर मैं दक्षिण भारत में ब्राह्मणों के लौकिक कार्य के बारे में बात करूँ, सेक्युलर फंक्शन के बारे में बात करूँ, तो क्या होगा? सेक्युलर फंक्शन, सेक्युलर यज्ञ सेक्युलर कहाँ से हो गया? यज्ञ सेक्युलर कहाँ से हो गया? जो ब्राह्मण है, अगर मैं सेक्युलर फंक्शंस के बारे में बात करूँ, तो किससे जुड़े हुए थे? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 1-2 ठीक है आंसर। मार्केट से जुड़े हुए थे। मार्केट का हो गया। व्यापार से जुड़े हुए थे, बिल्कुल ठीक है। उनको ज़मीनें मिली हुई थी। ओके, तो ये हो गया सेक्युलर फंक्शंस। धार्मिक तो वही हो गया कि यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं राजा के लिए और राजा उनको ज़मीन दे रहा है, तो वो तो धार्मिक हो गया। ठीक है, सेक्युलर फंक्शन के अंदर क्या आता है? अगर मैं ब्राह्मण की बात करूँ कि जो टेंपल के अंदर भी काफ़ी सेक्युलर फंक्शंस होते हैं, जैसे कि लोन देना किसी को, मार्केट की तरह काम करना, तो सेक्युलर फंक्शंस होते हैं, ब्राह्मण से जुड़े हुए थे। देन ड्वेल डिवीजन ऑफ लोअर ग्रुप्स, निम्न सामूहिक समूह का दोहरा विभाजन, लेफ्ट हैंड राइट हैंड में देख लिया। लेफ्ट हैंड कास्ट एसोसिएशन, राइट हैंड कास्ट एसोसिएशन, अभी हमने जस्ट लिखा है। थर्ड पॉइंट है टेरिटोरियल सेगमेंटेशन सोसाइटी, समाज का क्षेत्र विभाजन। ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है, ये पार्ट है, तो इसका इससे कुछ लेना देना नहीं होता, इसका अपने में ही लेना देना होता है। तो यहाँ पे शादियां जो हो रही है, यहीं पे ही होगी, ओके? यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है? तो इस तरीके से काम करता था। तो यहाँ पे इनका अपना लोकल होता था, अगर किसी की शादियां हुई है तो यहीं पे होगी, इसका बाहर में नहीं हो सकता, यहाँ पे बिल्कुल इंटरकनेक्टेड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है समाज का क्षेत्र विभाजन, समाज का भी क्षेत्र विभाजन हो चुका था, वो अपने में उधर रहते थे, वो अपने में उधर रहते थे, वो अपने में उधर रहते थे। इनका बिल्कुल इंटरकनेक्शन होता ही नहीं था। तो ये विजयनगर एम्पायर, ओके? पोजीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें, ये आपके एग्जामिनेशन के अंदर आया हुआ है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आया था एग्जामिनेशन के अंदर कि महिलाएं विजयनगर एम्पायर के अंदर काफी उच्च स्थिति में पहुंची हुई थी और उनको सामाजिक राजनीतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, साहित्यिक जीवन में भी काफी इंपॉर्टेंट थी। वो रेसलिंग के अंदर भी ट्रेन थी, उनको वेपन चलाने भी आते थे, म्यूजिक फाइन आर्ट्स के अंदर भी ट्रेन थी। ये आपके एग्जामिनेशन के अंदर आया हुआ था, यूजीसी में भी आ सकता है। कुछ कुछ को हाई एजुकेशन मिली हुई थी, एस्ट्रोलॉजर्स थी, देखो ये आया था। ये वाला पार्ट नहीं आया था, ये वाला पार्ट आया था। एस्ट्रोलॉजर्स भी हुआ करती थी, ज्योतिष, लिपिक, लेखाकार, सुरक्षा कर्मी, पहलवान। तो नोटिस ने बताया हुआ है कि वुमेन एस्ट्रोलॉजर, क्लर्क, अकाउंटेंट, गार्ड्स और रेसलर्स हुआ करती थी इस टाइम पे। सती, हाँ, सती के एविडेंस देखने को मिलते हैं। बारबोसा, लुईस सीजर, फ्रेडरिक, सब जो विजयनगर एम्पायर के अंदर विजिट किए थे, उन्होंने बताया हुआ है कि सती परफॉर्म की जाती थी। हाँ, सती यहाँ पे हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो फिर उनको लेके जाया जाता है, तो वो हमें यहाँ पे जो एविडेंस हमें देखने को मिलता है, हर किसी फॉरेन ट्रैवलर ने बताया हुआ है। चाइल्ड मैरिज बिल्कुल बाल विवाह इस टाइम पे हुई था, ओके? तो बाल विवाह हो जाता था, लेकिन वो बच्चे साथ में नहीं रहते थे, जब प्यूबर्टी अचीव हो जाती थी, तब वो साथ में आते थे। तो ये बाल विवाह कॉन्सेप्ट है। लिंकस्टीन जो थे, उन्होंने बताया हुआ इसके बारे में, डच लिंकस्टीन थे, आए हुए थे। स्लेवरी के भी एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, ओके? लेकिन यहाँ पे ये बोला जाता है कि स्लेव्स थे उसको अच्छे से रखा जाता था। निकोलस कुंटी ये बताते हैं कि बहुत सारे स्लेव्स थे, लेकिन अगर कोई स्लेव है किसी का, स्लेव पहले तो क्यों बना है? वो उसका कल्चर नहीं दे पा रहा है, इस वजह से वो स्लेव बना है, ओके? तो ये बोला है निकोलस कुंटी ने कि उसके पास कुछ मतलब जो उसको पैसा दिया गया, उसको वापस रीपे नहीं कर पाया, इस वजह से वो स्लेव बन गया। लेकिन निकोलस कुंटी ने ये बताया हुआ है कि वो उनको अच्छे से ट्रीट करता था, ओके? अच्छे से उनको ट्रीट करता था, ओके? ये भी निकोलस कुंटी ने बताया हुआ है। देन जेन ह्यूज लिंक्वेस्टिन जो फॉरेन ट्रैवलर उसके बारे में बात कर लेते हैं। बार ये डच थे, आए हुए थे विजयनगर एम्पायर के अंदर, ऑलमोस्ट देखो डिक्लाइन हो चुका था विजयनगर एम्पायर का, तब आए थे। पूरे विजयनगर एम्पायर में ट्रैवल करते हैं, पोर्तुगीज के साथ ट्रैवल करते हैं, ओके? हर जगह जाते हैं, बताते हैं विजयनगर के बारे में इन्फॉर्मेशन। इनकी इन्फॉर्मेशन भी बाद में पोर्तुगीज के अंदर छपी थी, ओके? तो ये सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। सीज़र फेडरिकी, इसके बारे में देख लेते हैं। सीज़र फेडरिकी कौन थे? सीज़र फेडरिकी इटालियन थे और ये भी विजयनगर एम्पायर के अंदर ट्रैवल करते हैं। 1567 के अंदर आए थे। 2 साल बाद जब विजयनगर एम्पायर टूट चुका था, तब ये आए थे और पूरा घूमे। पर्दा सिस्टम, हाँ, देखो पर्दा सिस्टम तो था हिंदुस्तान के अंदर भी, लेकिन और ज़्यादा प्रचलित हो गया था जब तुर्क आ जाते हैं तो। हिंदुस्तान के अंदर था, लेकिन इतना नहीं था कि बहुत ज़्यादा हर जगह फैला हुआ था, लेकिन बाद में और प्रचलित हो जाता है जब तुर्क आने शुरू करते हैं। क्योंकि ईरान के अंदर काफ़ी पॉपुलर था ये और ज़्यादा पॉपुलर था। सीज़र फ्रेडरिक जो इटालियन है, विजयनगर एम्पायर जब टूट गया तब आए हुए थे। यही आपके एग्जामिनेशन के अंदर भी आया कि कौन सा फॉरेन ट्रैवलर है जो विजयनगर एम्पायर टूटने के बाद आए थे, तो सीज़र फ्रेडरिक आए हुए। ओके? इन्होंने किस तरीके से बताया हुआ है, कोट्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर एम्पायर शहर पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ था, फिर भी घर अभी भी खड़े हैं, लेकिन खाली है और शेरों और अन्य जंगली जानवर के अलावा इनमें कुछ भी नहीं है, जैसे कि बताया गया है। तो ये उन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया, पूरा टूट चुका है, ठीक है? लेकिन अभी भी खड़ा हुआ है जहाँ पे जंगली जानवर घूम रहे हैं। देन उन्होंने ये भी बताया कि पोर्तुगीज का व्यापार भी सफर करने लगा था, वो भी थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा था, ये भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके अलावा एक और कोर्ट है जो इनसे जुड़ी हुई है, हर साल गोवा से विजयनगर तक जाने वाले माल, अरबी घोड़े, मखमल, दमश्किक और शेटन, पुर्तगाल के आश्मीन और चीनी सामान, केसर और स्कॉलेटी है। तो ये भी उन्होंने बताया हुआ है। कौन-कौन सा किन-किन चीज़ों के अंदर व्यापार हुआ है? बोडो के अंदर वेलवेट, सेनेस्कस, इन सब चीज़ों के अंदर व्यापार हुआ था विजयनगर एम्पायर से। देन पेड्रो डी बेली, ये भी इटालियन है, ये भी यहाँ पे आए हुए थे विजयनगर के अंदर, ट्रैवल किए पूरे विजयनगर में और इन्होंने भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सूरत गए, गोवा गए और इवन जो उस टाइम पे नायक एग्जिस्ट करते थे, 1624 में ट्रैवल किया, विजयनगर एम्पायर को डिक्लाइन हो चुका था। जब ये ट्रैवल किया नायक इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। तो एक किंग थे वेंकट नायका, उसके यहाँ पे गए थे, वहाँ पे उसके उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं।
ठीक है? अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर की तरफ चलते हैं विजयनगर एम्पायर की। तो विजयनगर एम्पायर के आर्किटेक्चर को बोलते हैं प्रोविडा शैली। था तो द्रविड़ शैली, लेकिन कुछ अपने फीचर्स इनके अलग थे, इस वजह से इसको बोलते हैं प्रोविडा शैली। प्रोविडा शैली के अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, ह्यूमन एनिमल, ये सारी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। बहुत सारे पिलर्स देखने को मिलते हैं। हॉर्सेस जो सबसे इंपोर्टेंट थे, इसकी वजह से इनको अश्वपति भी कहा जाता है, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो हॉर्सेस मतलब अगर किसी जंगली जानवर की बात करें, सबसे ज़्यादा चित्रित यहाँ पे वो है घोड़े। तो जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो, घोड़े दिख रहे होंगे। तो घोड़े हर जगह आपको देखने को मिलता है, रामायण, महाभारत के सीन में देखने को मिलते हैं, ओके? लेकिन घोड़ों की सबसे ज़्यादा खासियत थी, और वो क्यों थी? क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट घोड़े थे इस टाइम पर के। देन मंडप को क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा, मंडप क्या है? ओपन पवेलियन जो है, ओपन पवेलियन जहाँ पे जो वर्शिपर्स होते हैं, जो पूजा करने आते हैं, वो लोग जो खड़े होते हैं, उसको मंडप बोलते हैं। और उसके अंदर जब जाते हैं, अंदर की तरफ, फिर आपका डीटी होता है, जहाँ पे मेन मूर्ति रखी होती है। इसमें कल्याण मंडप भी है। कल्याण मंडप क्या होता है कि मंडप ही है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पिलर्स हैं, बहुत सारे पिलर्स हैं, बड़ा है, उसको कल्याण मंडप बोलते थे। ओके, ये हर जगह में देखने को मिला है, स्पेशली हम्पी के अंदर, जो विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। विट्ठल स्वामी, हजाराम स्वामी टेंपल है, उसके अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल है। देखो, ये है मंडप, कल्याण मंडप, बहुत सारे पिलर्स। विजयनगर एम्पायर की खासियत ये है कि बहुत सारे पिलर्स हैं, 60 पिलर्स हैं, ठीक है? इतने पिलर्स लगाए हुए हैं, ओके? तो ये विजयनगर एम्पायर की खासियत थी। राय गोपुरम, राय गोपुरम क्या होते हैं? राय गोपुरम होते हैं कि अगर राजा कहीं पे गया है, जहाँ पे वो गया है, वहीं पे एक स्तंभ उन्होंने गड़वा दिया, उसको राय गोपुरम बोलते हैं। राय गोपुरम क्या हुआ? जहाँ भी राजा विजिट किया हुआ है, एम्पायर के कोने में गया हुआ है, जहाँ भी वो गया, वहाँ पे उन्होंने राय गोपुरम लगवा दिया। ऐसे होते थे राय गोपुरम, ये राय गोपुरम है, ठीक है? हाँ जी, कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे बनवा दो, ठीक है? जिससे मैं घूमना चाहूँ दोबारा, ये दोबारा यहाँ पे ना आऊँ, इस वजह से। ओके, देन गर्भगृह, जहाँ पे आपका मेन डीटी है, जहाँ पे मेन मूर्ति होती है, उसको गर्भगृह बोलते थे। ये हर मंदिर के अंदर आपको देखने को मिलता है, मेनली सेंटर बीच में जो होता है। अमन श्राइन क्या होता है? ये भगवान की जो पत्नी है, उनके लिए निर्मित था, जैसे कि ये वाला, ये अमन श्राइन है, हमें हर जगह देखने को मिलता है, भगवान की पत्नी के लिए बनाया गया। जैसे गोपुरम, ऐसे ये भी है। देन मोनोलिथ, गणेश, हनुमान, नरसिम्हा के मोनोलिथ भी हमें देखने को मिलता है। तो देखो, ये गणेश, हनुमान एंड रथ, मतलब मोनोलिथ क्या होता है? ये एक ही पत्थर से बना दिया गया है, ओके? उसको काटा-वाटा एक ही पत्थर से बना दिया। तो ये होता है मोनोलिथ, हनुमान हनुमान, गणेश एंड रथ का मोनोलिथ हमें देखने को मिलता है यहाँ पे विजयनगर के अंदर। ओके, देन उसके अलावा क्या चीजें मिलती हैं? मंदिर हर जगह हमें देखने को मिलते हैं, और मंदिर जो थे किस शैली के अंदर बनवाए हुए थे? मंदिर किस शैली से बनवाए हुए थे? चालुक्य, होयसाला, स्टक स्टक कैसे हो गया? वही चल तो रहा है। गोपुरम से किया हुआ गोपुरम से किया हुआ नहीं है। देखो, गोपुरम, आप ये पूछ रहे हो गोपुरम से क्या हुआ? क्या पूछ रहे हो क्वेश्चन आप? गोपुरम एक तरीके से कमेमोरेशन टावर होते थे, यहाँ पे सम्राट आया हुआ है, सम्राट ने यहाँ पे यात्रा की हुई है, तो उसको गोपुरम बोलते थे, ओके? स्टक नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, प्लीज रिफ्रेश कर लो। अभी तो स्टक की इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती है, अभी तो सब कुछ अच्छे चल रहा है, ओके? चलो, होयसाला, चालुक्य, पांड्यास, चोलास, ये हर जगह इनका कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत ही सिंपल चीजें थी, ओके? कंबाइन करके यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के अंदर यूज की गई थी। तो उससे पहले 400 साल पहले चालुक्य, होयसाला यहाँ पे रूल कर चुके थे। तो जो वो क्या यूज करते थे? वो स्काइश और सोपस्टोन, स्काइश और सोपस्टोन, इस चीज को, मतलब इस चीज से मंदिर को बनवाते थे। तो ये चीज काफी पॉपुलर थी विजयनगर एम्पायर के आने से पहले, काफी सॉफ्ट था ये, और आसानी से टूट भी जाता था। तो विजयनगर एम्पायर जब रूलर आए, तो उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया, उन्होंने ग्रेनाइट यूज किया। ग्रेनाइट इतनी आसानी से टूटता नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम तक वो टिका रहता था, एंड अगर ग्रेनाइट थोड़ा बहुत टूट भी गया है, तो उसके ऊपर प्लास्टर करके, उसके ऊपर कलर करके आप चला लेते थे। तो विजयनगर एम्पायर ने ये सब यूज करना शुरू किया था। वो भी बहुत सिंपल, एग्जामिनेशन के लिए पूछा सकता है क्या मटेरियल यूज करते थे मंदिर के अंदर, ओके? तो ग्रेनाइट अगर टूट गया, अब टूटने का खतरा होता था कि ऊपर से उसकी परत टूटने लग जाए, लेकिन जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर प्लास्टर कलर करके आगे वो कर लेते थे काम, ठीक है? विजयनगर एम्पायर के अंदर बहुत मंदिर बने हैं, स्पेशली हम्पी, श्रीनगरी, तिरुपति, इन जगह बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। विजयनगर टेंपल श्रीनगरी के अंदर बना हुआ है, जिसको पहले एविडेंस बोलते हैं 1380 के अंदर। विद्याशंकर जो गुरु थे विद्यानारायण के, उन्होंने बनवाया था। तो 1380 के अंदर बना था श्रीनगरी के अंदर विद्याशंकर का मंदिर, ठीक है? ये है आपका। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एपिसीडियल श्राइन। देखो, ये घूम के जो आ रहा है, इसको एपिसीडियल बोलते हैं। याद रखना, टर्म क्या है? एपिसीडियल बैक, एपिसीडियल बैक। इंग्लिश के अंदर टर्म आएगी, हिंदी के अंदर आएगी। तो एपिसीडियल बैक जो हमें देखने को मिलती है, यहीं पे है, यानी घूम के जो ऐसे जा रहा है, ऐसे जो घूम के जा रही है, इसको बोलते हैं एपिसीडियल बैक, ओके? समझ में आ गया ना एपिसीडियल बैक? तो कहाँ पे देखने को मिला है? 1380 के अंदर श्रीनगरी में जो मंदिर बनवाया हुआ था विद्याशंकर, विद्यानारायण के जो गुरु थे, उनकी मेमोरी में, वहां पे हमें देखने को मिलता है, ओके? अब ये पूरा जो मंदिर था, श्री चक्र प्लान पे बनवाया हुआ था, जो 12 राशि होती है, तो इसके अंदर 12 पिलर हमें देखने को मिलते हैं। तो श्री चक्र प्लान पे पूरा टेंपल बनवाया हुआ था। अगेन इंपॉर्टेंट है, श्री चक्र प्लान पे कौन सा टेंपल बनवाया हुआ है, इसे पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, ओके? तो विजयनगर सारे के सारे विजयनगर शासकों ने बड़े-बड़े टेंपल बनवाए हुए थे, ओके? विजयनगर के जो नायक थे, वो भी बनवाते थे टेंपल, ओके? हर जगह हमें देखने को मिला है। देखो, ये विरूपाक्ष टेंपल विजयनगर के नायक, विजयनगर शासक ने बनवाया। देवराय टू टाइम पे एक नायक थे, उन्होंने बनवाया हुआ था। तो विरूपाक्ष टेंपल हम्पी के अंदर बना हुआ था। फिर ये दोबारा रीबिल्ड किया गया था संगमरमर के अंदर, देवराय टू टाइम पे, बहुत पहले से ही था। देवराय टू टाइम पे फिर रीबिल्ड किया गया था। 1509-10 के अंदर कृष्ण देवराय ने एक मंडप, यहाँ पे रंगा मंडप बनवाया हुआ था। रंगा मंडप मतलब बहुत बड़ा मंडप है, कलरफुल है, बहुत सारे पिलर्स है, उसको रंगा मंडप बोलते हैं। और वहाँ पे डांसिंग की जा रही है, वर्शिपिंग की जा रही है, पूजा कर रहे हैं, तो उसको रंगा मंडप बोलते हैं, जो कृष्ण देवराय ने इसके अंदर बनाया था। देन विठ्ठल स्वामी मंदिर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। विठ्ठल स्वामी मंदिर हम्पी के अंदर विष्णु भगवान के डेडिकेटेड है। इसकी शुरुआत की गई थी देवराय आदित्य के द्वारा, और फिर इसके ऊपर काम किया गया कृष्ण देवराय के द्वारा, अच्युतराय के द्वारा, सदाशिवराय के द्वारा। उसके बाद भी काम चल रहा है, 1565 तक कंप्लीट किया गया था, ओके? तो ये हो गया विठ्ठल स्वामी मंदिर, जो आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हम्पी के अंदर ही है। विष्णु का मंदिर हम्पी के अंदर है, देवराय टू ने शुरू किया था, फिर कृष्ण देवराय ने बनवाया, अच्युतराय ने बनवाया, सदाशिवराय ने बनवाया, ओके? और इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट है, महामंडप भी है, ओके? महामंडप बड़ा मंडप है, उसके अंदर पिलर्स भी है, फिर नवरंग भी है, एक हॉल है जो कंप्लीटली क्लोज्ड है, ठीक है? फिर गर्भगृह, जहाँ पे आपका मेन मूर्ति यहाँ पे उसे गर्भगृह बोलते थे, ओके? बस यही इंपॉर्टेंट चीज होती है, और कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं, ओके? ये मेजरमेंट तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, कितने बड़े कितनी बड़ी हाइट है, कितने पिलर्स है, 56 पिलर है इसके अंदर, काफी ईजी है याद रखना। देन उसके बाद 48 पिलर्स कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पे हजारीराम टेम्पल, 1 मिनट। हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, गरुड़, गरुड़। तो गरुड़ के चिन्ह हमें यहाँ पे देखने को मिले हुए हैं। मिथिकल गरुड़ भी यहाँ पे हाउस किया गया है, गरुड़ है, उसको कार्व आउट किया गया है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये भी एग्जामिनेशन के अंदर पूछा सकता है विठ्ठल स्वामी मंदिर से लेकर। फिर उसके बाद आगे तरफ चलते हैं हजारा रामस्वामी टेंपल। हजारा रामस्वामी टेंपल के अंदर किसने बनवाया था? कृष्ण देवराय ने 1513 के अंदर, ओके? अगेन इंपॉर्टेंट है, किसके लिए था? भगवान राम के लिए था, ओके? अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और यहाँ पे जो शाही घराने के लोग होते थे, वो यहाँ पे पूजा करते थे। तो ये हो गया हजारा रामस्वामी टेंपल। इसके अंदर भी गर्भगृह है, कल्याण मंडप भी है, रामायण के सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, महाभारत के सीन्स, कृष्णा के सीन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? सीन है रावण के वध का भी, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ओके? देन कृष्ण, दो और भी मॉन्यूमेंट्स है, एक है कृष्ण देवराय ने, जो कृष्ण स्वामी टेंपल है, वो कृष्ण देवराय ने बनवाया है। देन उसके बाद अच्युतराय मंदिर है, वो अच्युत देवराय ने बनवाया 1500, कृष्ण स्वामी जो मंदिर है, कृष्ण देवराय ने 1513 के अंदर। देन अच्युतराय टेंपल, अच्युत देवराय ने 1539 के अंदर, ओके? तो सिंपल टेंपल्स है। नहीं, वो शाही घराने का ही मंदिर था वो।
मुगल साउथ इंडिया के टेम्पल नहीं डिस्ट्रॉय करते थे तो नॉर्थ के तो सभी डिस्ट्रॉय करते थे। नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है, जब मुगल्स आएँगे तब आप देखोगे। ओके, तो अभी जब मुगल्स आएँगे तब आप पढ़ोगे उसके बारे में किस तरीके से बाबर, अकबर सबके बारे में पढ़ोगे। सेक्युलर बिल्डिंग के बारे में देख लेते हैं। सेक्युलर बिल्डिंग के अंदर क्या आएगा, जो हॉल था, बड़े-बड़े हॉल्स हुआ करते थे जिसके अंदर बहुत सारे पिलर थे, जो प्रशासन के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता था, प्रशासन के द्वारा, तो वो सेक्युलर बिल्डिंग वाला पार्ट आता है। ओके, उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जो पैलेसेस जो बने हुए थे रेज़्ड थे, ऊपर उठे हुए थे, ग्रेनाइट बनाया हुआ था, ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया था। ओके, तो ग्रेनाइट से बने हुए थे। देन उसके उसके अंदर भी डेकोरेशंस बनाई गई थी, फूल पत्तों की कृत्रिम का शेप्स यानी कि ह्यूमन फेसेस बनाए गए थे, किंग्स, एलिफेंट, ओके, तो हाथी, हंस ये सब चीज़ें बनाई गई थी, ह्यूमन फिगर्स बनाई गई थी पैलेसेस के अंदर। देन जो कोर्ट के अंदर आर्किटेक्चर है वो सेक्युलर स्टाइल्स में भी बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी है। जैसे कि आप देख सकते हो ये लोटस महल है, इसमें आर्चेस आर्चेस हमें देखने को मिलते हैं। क्वीन बात है, यहाँ पे भी आर्चेस हमें देखने को मिलती है। एलिफेंट टेबल है, यहाँ पे भी आर्चेस हमें देखने को मिलती है। तो सेक्युलर है, लेकिन उसके ऊपर इस्लामिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ओके, सिंपल इस्लामिक प्रभाव आपको साफ-साफ दिख रहा है, आर्चेस आपको साफ-साफ दिख रही है। ओके, हर जगह आपको दिख रही है। देन पेंटिंग की बात कर लेते हैं, तो कल्याण मंडप विष्णु कक्षा के अंदर हम्पी में, वहाँ पे आपको सतारा, वेद कल्याणा और भी धार्मिक मोटिव्स देखने को मिलते हैं। रामायण के सीन, महाभारत के सीन तो बहुत ही कॉमन थे। अर्जुन की तपस्या हमें देखने को मिलती है, ठीक है? शिव पुराण के थीम्स, शिव पुराण की स्टोरीज हमें देखने को मिलती है, वीरभद्र टेम्पल कक्षा के अंदर, उसके अंदर। तो ये तो बहुत कॉमन था, बहुत ज़्यादा कॉमन था। जैसे कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है पार्वती जी की मैरिज का, जहाँ पे जो बाकी के दूसरे भगवान हैं वो भी आए हैं, विष्णु, वायु, अग्नि ये सब आए हुए हैं एज़ अ गेस्ट। तो पार्वती की मैरिज का सीन है जिसमें शिवा जो है चेस प्ले कर रहे हैं वाइफ के साथ, तो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शादी के पहले का वो सीन है। ओके, देन शिवा को गौरी प्रसाद के तौर पे दिखाया हुआ है, जिसमें वो गौरी को अपील कर रहे हैं, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं उनको। तो ये सब सीन्स दिखाए हुए हैं पेंटिंग के फॉर्म में। देन आते हैं हम रीजनल लिटरेचर की तरफ। तो साहित्य आ गया, ये आपका सिविल एग्जामिनेशन के अंदर ही आया था, कौन-कौन से को कौन-कौन से लोगों को संरक्षण दिया होता है, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत, तमिल स्कॉलर्स को संरक्षण दिया होता है। देन लिटरेचर की तरफ, तो सेक्युलर लिटरेचर देख लेते हैं, कृष्ण देव राय ने क्या-क्या लिखा हुआ है, अमुक्ता मलयालम तो है ही इनका। ओके, देवराय टू है ये देवराय टू है, इन्होंने कन्नड़ के अंदर क्या लिखा है, सो बिगिन सोने लिखा हुआ है, जिसमें रोमांटिक स्टोरीज लिखी हुई है। देन मंजराजा वन एक जैन ऑथर है, उन्होंने टॉक्सिकोलॉजी लिखी हुई है। खंगदिरा मंडीपटा, ओके, खंगदिरा मंडीपटा, ये टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर किताब लिखी हुई है। देन अभिनव चंद्र उन्होंने क्या लिखा हुआ है, अश्वाविद्या, श्रीधर ने क्या लिखा हुआ है, विद्या मंत्री। तो ये सारे लिटरेचर के ऊपर काम है। एक ब्राह्मण पोएट मंजराज है, उन्होंने मंजराज निकंद लिखा हुआ है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लिटरेचर वाला पार्ट आप कर लीजिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अष्टदिग्गज। तो अष्टदिग्गज आपको याद रखना है, अलासानी पेन्ना, नंदी तिमन्ना, मध्यराजा मल्लना, धुरजाति। तो ये सारे अष्टदिग्गज हो गए, चार ही हो गए, चार ही हो गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपके एग्जामिनेशन के अंदर आएगा तो यही आएगा, तेनाली रामकृष्ण, रामराजा भूषण, अनुरुद्ध, पिंगाली सुरना, अलीराजा रामभद्र। तो ये सारे जो अष्टदिग्गज है, इनके काम आपको याद रखने हैं, जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है? तो आपके नोट्स के अंदर ये सारे काम दिए हुए हैं कि अष्टदिग्गज जो थे उन्होंने क्या काम लिखे हुए थे। प्लीज इसको याद कर लेना, ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। बाकी इसके अंदर कुछ बचा नहीं। अब लिटरेचर वाले पार्ट है, जहाँ पे आपको अष्टदिग्गज के नाम याद रखने हैं, ओके? सो जब आप लिटरेचर वाला पार्ट करोगे तो आपको क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है, ध्यान देना। अष्टदिग्गज वाला सबसे टॉप पे हो गया, जो अष्टदिग्गज थे, सारे काम उनके याद रखने हैं। दूसरी चीज़, जो भी किंग का नाम याद आ जाए, मतलब जैसे कि कृष्णदेव राय है, वो कृष्णदेव राय है, मुक्ता यादव लिखी हुई है, तो वो तो काम आपको याद रखने हैं। तो राजा ने तो नाम लिखा हुआ है, वो आपको याद रखना है। तीसरी चीज़, किंग ने जिसको संरक्षण दिया हुआ था, वो भी आपको याद रखना है, किंग को संरक्षण दिया हुआ था, जिनको संरक्षण दिया हुआ था, उन्होंने क्या काम लिखा हुआ है। तो ये 3 चीज़ें आप करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका लिटरेचर, अष्टदिग्गज टॉप पे, देन राजा ने क्या लिखा हुआ है, देन राजा ने जिन लोगों को संरक्षण दिया हुआ था, उन लोगों के काम आपको याद रखने हैं। बस ये। ऐसे आपको लिटरेचर वाला पार्ट कवर करना है। ठीक है, तो इनके शॉर्ट नोट्स बना लेना, जो भी अष्टदिग्गज काम हो, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, किंग के जो काम है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, किंग के जो किंग ने जिनको संरक्षण दिया, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। सिंपल है, हो जाएगा? ये नहीं होगा? हो जाएगा? चलो ठीक है। सो संडे में मिलेंगे हम, संडे में 3 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे का सेशन है, जहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, सो यही होगा, यूट्यूब के ऊपर इवेंट होगा, तो आ जाना, ठीक है, सारे के सारे लोग, एंड कवर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करते हैं। ट्रैवलर्स का पीडीएफ क्लास के अंदर है, जब मुगल्स की जब आखिरी क्लास होगी, वहाँ पे ट्रैवलर्स का आपको पीडीएफ मिलेगा, विदाउट एनी ब्रेक है, बिल्कुल 3 घंटे क्लास है, कोई ब्रेक नहीं है, यूट्यूब के ऊपर होगा 5 बजे से, 5 बजे से है, 5 बजे से 5 बजे से 8 बजे तक, क्योंकि उससे पहले पेपर 1 भी है, इसके बाद ही 5 बजे से 8 बजे तक है, ठीक है? चलो, हे गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, एंड मिलते हैं कल। अच्छा, कल तो वैसे भी आपकी क्लास है, 1 मिनट, कल तो वैसे भी क्लास आपकी कितने बजे है? 10 बजे, सॉरी, हाँ, 10 बजे क्लास है, वैसे भी 10 बजे की क्लास है। 10 बजे कोर्स की क्लास है, एंड उसके बाद 5 बजे भी क्लास है, वो वाईटी के ऊपर है। तो 10 बजे मिलते हैं, सुबह के 10 बजे, ठीक है? चलो बाय गाइस।